हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज मैं और अरुण सर आपके लिए नीट 2024 में फिजिक्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। सर मतलब ये सॉल्यूशन मेरे हिसाब से इन बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है, लेकिन इनसे भी ज्यादा उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो अभी पढ़ भी रहे हैं और एग्जाम अगले साल देंगे। बिल्कुल, नीट 2025 में जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं उनके लिए डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हाँ, और सर इसमें एक चीज और भी है, हम मतलब ये चाहेंगे बच्चों से कि जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, तो हो सकता है कि हमने कोई मेथड लगाया हो, अगर आपने किसी और मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हो ना, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हमने यहाँ पर तो ये वाला तुक्का लगा के कर दिया था। हाँ। या कई बार होता है सर ये सॉल्व नहीं करते इनको, लेकिन दिख जाता है कि यार आंसर ये है। हाँ, है ना, तो ऑप्शन से भी दिख जाता है। बिल्कुल। तो आपको बच्चों क्वेश्चन पेपर कैसा लगा, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है, या फिर आपने उसको कैसे टिक किया, है ना, तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर भी बताना फिजिक्स में कितना आ रहा है। सही है, तो सर डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ये जो पहला क्वेश्चन अभी अपने सामने आ रहा है, ये वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है। हाँ। और सर ये हम लोग तो मतलब बच्चों को कई बार कहते हैं कि यार वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट तो सीख ही लो निकाल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बच्चों स्टार्ट किया जाए, है ना, कि कैसे सॉल्व होगा। तो सर ये वर्नियर कैलिपर में n+1 डिवीजन इन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूं सर। ठीक सर, ठीक। तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों आपके पास, वो 1 MSD यानी मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब बच्चों मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस वही क्या है हमारा यहाँ पर लीस्ट काउंट होगा, है ना। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट हो गया। अब सर इनके बीच में एक रिलेशन यहाँ पर कुछ दे रखा है, तो बच्चों को उसे यूज करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, वही यूज करना है। बिल्कुल। तो आप कहेंगे कि n+1 VSD जो है, n+1 VSD वो बराबर है किसके, n MSD के, n मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन के। और एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.1 mm दे रखी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.1 n। बिल्कुल, mm जरूर लिख MM लें। हाँ। बच्चे क्या है यहाँ गलती करते हैं। अच्छा सर इसमें एक मतलब मुझे भी लगा कि यहाँ पर दे रखा है mm में और पूछा सेंटीमीटर, पूछा सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर जल्दबाजी में गलती हो सकती थी, लेकिन सर ऑप्शन वो ऑप्शन में भी पहले 10 लिख रखा है। बच्चा mm से सॉल्व करेगा तो 10 आएगा, आंसर है 100। तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं आगे। तो ये देखिए 1 VSD की वैल्यू आपके पास आ गई है। 1 VSD की वैल्यू आ गई 0.1 n डिवाइडेड बाय n+1 mm लिखना बहुत जरूरी है, मिलीमीटर। ये वाली वैल्यू बच्चों हम यहाँ पर पुट कर देंगे और लीस्ट काउंट हमें मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू हो गई, ये तो हो गई 0.1 माइनस 0.1 n अपॉन n+1। अब यहाँ क्या करेंगे, 0.1 LCM मतलब कॉमन ले लेंगे। इतने से ही बच्चों को दिखने लगा होगा कि सर डिवाइड में n+1 आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा सर कोई ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है जिसमें हाँ डिवाइड में n+1 आ रहा है, तो कुछ ने तो यहीं से टिक कर दिया होगा कि भाई सेकंड आंसर इसका सही है। फिर भी सर हम लोग तो सॉल्व कर ही देते हैं। हाँ, तो n+1 हमने LCM ले लिया है और ये आपके पास आ गया n+1 माइनस का n से n कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपके पास 1/10 n+1, लेकिन ये mm में आया है। हाँ, और आपसे पूछा है सेंटीमीटर में आंसर, तो ऑब्वियसली mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 आ जाएगा, मतलब 10 से और डिवाइड कर देंगे तो आपका सेकंड ऑप्शन बच्चों यहाँ पर आ जाएगा। तो सर इस क्वेश्चन को मतलब क्या कहेंगे, इजी क्वेश्चन ही था सर ये तो। इजी था, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडरेट टर्म में लिख सकते हैं, एवरेज, क्योंकि क्या है सर, ये n से बच्चा घबरा जाता है। यदि इसकी जगह नंबर लिखा होता सर, तो थोड़े से बच्चों को थोड़ा आसान रहता है। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल के साथ, तो वो बच्चों को थोड़ा आसान लगता है। इसमें ये n ला करके थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल या कैलकुलेशन टाइप लेवल थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश। बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा सर इसमें मतलब सिंपल था ये, तो हम लोग कराते हैं ये क्वेश्चन, और मुझे लगता है सर ये क्वेश्चन बच्चों आप बताना आप में से कितने बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन सही किया है ना। चलो एक मैं ये कह सकता हूँ सर कि इसमें पुटिंग मेथड से भी अपन कर सकते थे, वही आप कहना चाह रहे थे क्या, लेकिन उसको ट्राई करना पड़ेगा। वो वही बच्चा कर सकता है जिसको क्वेश्चन याद हो। हाँ, जिसको क्वेश्चन याद हो, क्योंकि सर ये वाला क्वेश्चन कई बच्चों को याद होता है कि 9 मेन स्केल डिवीजन और 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। तो अगर किसी ने वो लगा होगा तो वो पुट करके भी निकाल सकता है, पुट करके भी आंसर निकाल सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कितने लोगों ने ये पुट करके निकाला था। हाँ सर किया जरूर होगा। वो मैं आपकी समझ गया था कि आप बोलते बोलते रह गए थे, जो आप चाह रहे थे, तो फिर मैंने कहा सर बोलना चाह रहे हैं तो बात ही कर ले। मैं सर बोलना चाह रहा था, फिर मुझे लगा ऐसा ना बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। हाँ।
तो चलिए। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर ये मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बच्चों व्हाइट लाइट यूज की गई है, व्हाइट लाइट यूज की गई है, और सर ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब सर एक क्वेश्चन है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, उसमें बच्चों एक पार्ट में दे रखा है कि अगर हम व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो क्या होगा। तो सर ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, और क्लास में भी हम लोग ये बताते हैं कि बेटा सेंटर पर आपको व्हाइट फ्रिंज मिलेगी, और सेंटर से जब आप दूर जाओगे तो कलर आपको अपीयर होते हैं, है ना। तो सर इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज होगी एंड सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। तो सर थर्ड ऑप्शन सीधा सीधा यहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो मतलब सर ये क्वेश्चन तो जो पढ़ के गया होगा सीधे टिक किया होगा। बिल्कुल, और हम बताते भी हैं क्या होता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं तो सारी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम होती है, कलर भी सेम होता है। बिल्कुल सर। तो व्हाइट लाइट जो है वो सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए भी यूज की जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पर्दे पर सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन कहाँ आएगी? बिल्कुल। जब हम मोनोक्रोमेटिक से करेंगे और फिर व्हाइट लाइट से करेंगे तो हमें सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन कैलकुलेट करने में भी ये मदद करता है। बिल्कुल। तो सर मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो सही किया होगा सर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और बच्चों का सही है। हाँ, सही हुआ होगा। सर अगला क्वेश्चन मतलब लॉजिक गेट का। हाँ सर ये तो मतलब हर साल मतलब लॉजिक गेट का क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, कंफर्म आना ही आना है, कंफर्म आना है। इसको तो बच्चों को पढ़ना ही चाहिए। मतलब ये तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो उसके आएंगे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब क्या तरीका लगा सकते हैं जिससे जल्दी सॉल्व हो जाए सर? ऑप्शन से ही तुरंत सॉल्व कर लिया था सर, मैंने तो देखा और ऑप्शन से ही सॉल्व कर लिया जब हम पेपर सॉल्व करने बैठे थे। मतलब देख के ही लग रहा था सर कि यहाँ पर बी लिखा हुआ है और यहाँ पर उसका इन्वर्जन। मतलब लास्ट ये दो ऑप्शन देख लीजिए आप। तो मतलब बच्चों देखो ना, बी यहाँ 0 यहाँ 1, यहाँ 1 यहाँ 0, यहाँ 0 यहाँ 1, यहाँ 1 यहाँ 0, तो आंसर डायरेक्टली बी बार जाएगा कि बी का आपको नॉट मिल रहा है ना। तो और ये करना भी ऑप्शन से ही था क्योंकि ट्रुथ टेबल दे रखी थी तो ऑप्शन से ही सॉल्व हो सकता है। कोई डायग्राम तो आपको बना नहीं रखा है। सही बात है सर, बिल्कुल। तो बच्चों को ऑप्शन चेक करना था। तो अब बच्चों की ये समझदारी है कि सबसे पहले ये वाले ऑप्शन चेक करें, इजी वाले। हाँ, जो सिंपल दिख रहे हैं बेटा पहले उनको चेक करो, ये नहीं कि इसमें चले गए, इसमें चले गए समय खराब हो जाएगा। तो जो सिंपल दिख रहा है उसको पहले चेक करना है। सर इसमें बच्चों को पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटजी भी पता चलेगी कि सर कौन सी चीज पहले करनी, कौन सी बाद में। कई बच्चों ने इसमें समय बहुत खराब कर दिया होगा। यही सामान्य समझ यही काम करती है। मतलब बच्चा पैनिक ना हो, पूरे सेंसस का भगवान ने जो उसको सेंसर दिए हैं उनका उपयोग करे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आया है। बिल्कुल। तो सर इसको कैसे मतलब सॉल्व करें कि कम समय में सॉल्व हो जाए? और अब ये तो बच्चे को फॉर्मूला भी याद रहता है और हलवा क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, डायरेक्ट क्वेश्चन। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है आपसे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ओरली सोल्व हो जाएगा। मतलब ये तो यदि आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है तो सिंपल इस बैटरी के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा गया है। बिल्कुल। अब बैटरी के सिरों पर वही होगा जो यहाँ पर होगा और करंट हमें दिख ही रही है 5 ओम है, ये 10 वोल्ट है तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 10/5 यानी 2 एम्पियर। 2 एम्पियर तो सर करंट आ गई। बिल्कुल। और सर यहाँ पर उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना यहाँ पर होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं सर कि ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो हम यहाँ क्यों फंसे सर? सीधा यहीं से 4 to 8, बस 4 to 8। फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। V = 2 × 4 यानी 8 वोल्ट आंसर इसका जाएगा। तो बच्चों देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? लेकिन सर ये चीज है बच्चों को थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी वहां। मतलब ऐसा नहीं कि रट के गए जाके कुछ ऐसे। मतलब इस पेपर में ये चीज जरूर थी कि आप अपना समय बचा भी सकते हो और अपना समय खराब भी कर सकते हो। मतलब ये चीज मुझे लगी सर की मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बहुत खराब भी कर भाई। अब एक बच्चे ने यूं भी कर रखा है, ठीक है, वो कई बच्चे उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ भाई हम पोटेंशियल डिफरेंस E - IR लगा V या V का फॉर्मूला लिख देते हैं। V = E - IR लगा के कर सकते थे। बिल्कुल सर। तो उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। अलग अलग बच्चा है, वो उसमें कंफर्टेबल है, वो उसमें कंफर्टेबल है। इजी हलवा क्वेश्चन है कहने का मतलब। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है सर, ये बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, इसमें क्या कैलकुलेशन भी है और साथ में ये जो आप बात कह रहे थे ये वाली, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस बार ये चीज यार बहुत मतलब करी गई है कि मतलब क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछा है कि ये बताओ, उसको एक अलग तरीके से लिख दिया गया कि भाई ये चीज इतनी है, अब उसमें से x की वैल्यू बताओ। तो ये एक नई चीज सब डालने की कोशिश की गई है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को ये चेक करें कितना स्मार्टली वो क्वेश्चन को डील कर रहा है। तो चलो बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन सर। हाँ, कैलकुलेशन वाला भी है थोड़ा सा ये कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.049 टेस्ला
और यहाँ पे देखें तो ये आपको 9.8 इंटू 10⁻⁻�6 ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, ठीक है। और ये 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है 5 सेकंड में। डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता है, फॉर्मूले से ही करना है, T = 2 पाई अंडर द रूट I अपॉन md। और m आपसे पूछा है तो आप क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर कर दें। टाइम पीरियड कैसे लिखेंगे, तो टाइम पीरियड हो गया 5 सेकंड, 5 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है 5 सेकंड, मतलब टाइम है 5। ये चीज बच्चों आपको ध्यान देनी है, क्योंकि इन्होंने सीधे टाइम पीरियड नहीं दिया, इन्होंने लिख रखा है कि भाई 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में 5 सेकंड लग रहे हैं, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा वो आपका टाइम पीरियड है। और डायरेक्ट इसका स्क्वायर यहीं कर दें हाथों हाथ, जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा I जो आपको दे ही रखा है 9.8 इंटू 10⁻⁻�6, और m आपको कैलकुलेट करना, और b है इसको मैं 4.9 इंटू 10⁻⁻2 लिख रहा हूँ बिल्कुल डायरेक्ट, ताकि क्या है ये 4.9 से बच्चों, अब ये स्मार्टनेस जो हम लगा रहे हैं एग्जैक्टली वो आपको लगानी है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये आपके पास 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और आप यदि यहाँ देखें m की वैल्यू निकालनी, m की वैल्यू निकालनी, पाई स्क्वायर यहाँ पे है ही, तो पाई को आपको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है जी। 5 से ये काट दीजिए 4 टाइम्स, 5 से काट दीजिए 4 टाइम्स, तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखिए सारा न्यूमरेटर में मामला चला गया है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाला 2 देखो ये 4, और ये 10⁻⁻4 पाई स्क्वायर। अब आंसर भी देखिए -6 है यहाँ पे, बिल्कुल, तो 4 4 16, 10⁻⁵ लाना, हाँ 10⁻⁵ है, तो 4 4 16 और ये हो गया 8, और 16 मल्टीप्लाई बाय 8 128 होता है, तो ये 128 इंटू 10⁻⁻4 पाई स्क्वायर है। अब आप क्या करिए, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका बैठ गया 1280 आ जाएगा, 1280, और ये 4th ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा सर, इसमें एक बहुत बढ़िया आपने बात करी सॉल्व करते समय बच्चों, कि यहाँ पर सर ने बोला ना कि पाई स्क्वायर को छेड़ना नहीं है। अब कई बार क्या होता है सर, हम ऑप्शन देखते नहीं, जुड़ जाते हैं सॉल्व करने में, पता पाई स्क्वायर की वैल्यू भी रख डाली, खूब सारा सॉल्व कर लिया, बाद में पता चला पाई स्क्वायर लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर मतलब वैसे आप लोग ऐसा नहीं करोगे, हमें पता है, तो ऑप्शन देखते हुए सर सॉल्व करना है बच्चों, बिल्कुल चारों ऑप्शन देखते हुए तो सर इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, हाँ थोड़ी कैलकुलेशन थी, तो सर इसको मतलब एवरेज में रखेंगे या इजी में? नहीं, एवरेज जाएगा, ये एवरेज जाएगा, कैलकुलेशन वाले एवरेज में ही रखेंगे। हाँ, जिसमें कैलकुलेशन है, नीट के बच्चों को थोड़ा सा देखते ही टिक हो जाए, जैसे वो YDSC वाला था तो वो देखते ही टिक हो रहा था, तो वो इजी रख सकते थे सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। अब ये क्वेश्चन है सर, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, बच्चों ने याद करा होता है। अब एक तो हम क्या करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़े टफ सवाल भी करते हैं, लेकिन कुछ इजी सवाल होते हैं कि भाई यदि एक तार को कटिंग करेंगे, बराबर पॉइंट में कट करेंगे और पैरेलल में जमाएंगे, तो R/N हो जाता है, R/N² हो जाता है। मतलब पहले कट किया तो बेटा R/N हो गया, फिर उसके बाद पैरेलल किया तो R/N² हो गया, है ना। तो ये डायरेक्ट भी क्लास में कराते हैं सर, कराते हैं हम, तो वो सेम उसी वैरायटी का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक वायर की लेंथ है L और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है और इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा है, तो आपको कट भी करने, डायरेक्ट एक पार्ट की वैल्यू जो हो गई वो 10 ओम हो गई, 10 ओम आ गई, बिल्कुल सर, मतलब इसमें याद भी नहीं करना, हाँ, कुछ नहीं, सीधे 100/10 किया तो हर एक पार्ट की 10 ओम आ गई, बिल्कुल। और 5 पार्ट्स को आपने क्या करा है, सीरीज में जमा दिया, तो वापस वो तो 50 ओम हो ही गया, सीरीज में लगाया तो वापस वो 50 ओम हो गया, 5 पार्ट तो सीरीज में लगा दिया, और रिमेनिंग 5 पार्ट्स को उसने पैरेलल में कर दिया। तो जब हम R ओम के रेजिस्टेंस और R ओम के N रेजिस्टेंस को पैरेलल में जमाते हैं तो R/N हो जाता है, N से डिवाइड कर देना। तो ये हमारे पास वो जो बचा हुआ पार्ट था वो हर एक पर 10/5 हो जाएगा, तो दैट विल बी 52 ओम आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये आप देखो मतलब कितना सिंपल, डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। बस हाँ, मतलब यदि इससे सर आप क्या कहेंगे, इजी क्वेश्चन रखेंगे या डिफिकल्ट, मतलब क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये इजी है सर, इजी क्वेश्चन, हाँ, क्योंकि बच्चे ने याद कर रखा होता है। अच्छा बच्चों, आप भी बताइएगा आपको ये क्वेश्चन ये इस तरीके से बच्चा डायग्राम भी बना सकता है, बना सकता है, बिल्कुल।
मतलब सीधा सीधा सर सीरीज में लगा रहे हैं तो n से मल्टीप्लाई कर दें और पैरेलल में लगा रहे हैं तो n से डिवाइड कर दें। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, लेकिन बिल्कुल ध्यान सर, रखना है तभी लगेगा जब सारे रेजिस्टेंस सेम हो। हाँ नहीं, बढ़िया क्वेश्चन था सर ये। हाँ और सिंपल भी था। हाँ। अरे सर मतलब ये इन क्वेश्चंस को देख के क्या कहा जाए सर, मतलब अच्छा है। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, अब यही कहा हाँ, यही कह जाएगा। सकते हैं हाँ सर, सिंपल क्वेश्चन भाई, है। जिस क्वेश्चन को देखकर बच्चों को और सबको खुशी खुशी हाँ, मिले खुशी मिल तो जाए। अच्छा ही है। ये क्वेश्चन देखते सर आंखों में चमक आ गई होगी हाँ बच्चों की, हाँ कि यार मतलब कितनी बार किया होगा ये क्वेश्चन और डायरेक्ट आ गया। तो सर इसमें मतलब बोला गया है कि एक दो ब्लॉक दे रखे हैं 2 kg 3 kg और जितनी भी सरफेसेस है वो सब स्मूथ है और 10 न्यूटन का एक फोर्स बच्चों यहाँ पर अप्लाई किया गया है और आपसे पूछा है कि 2 kg 3 kg पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो सर इसमें मतलब क्या अप्रोच रहनी चाहिए हमारी? इसमें सर डायरेक्ट हम याद कराते हैं, डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल लें, एफ नेट अपॉन टोटल मास। बिल्कुल सर। तो नेट जो पुशिंग फोर्स है यहाँ पे वो 10 न्यूटन है और ये 5 है तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का तो एक्सेलरेशन आ गया सर। अब 3 kg पर फोर्स देखना है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे बच्चे। यहाँ पर फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, केवल एक ही फोर्स है और इसका एक्सेलरेशन है 2, तो F बराबर ma से F इज इक्वल टू ma यानी n इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी 6 न्यूटन। इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड आंसर बच्चों इसका सही है और मुझे नहीं लगता सर ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे ने गलत किया होगा। ये तो हम बोर्ड पे बता रहे हैं इसलिए इतना कर रहे हैं। हाँ नहीं तो बच्चों को तो पता ही है कि भाई इसको कौन चला रहा है, इसको नॉर्मल रिएक्शन चला रही है। तो डायरेक्ट F बराबर ma, एक ही फोर्स है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो बढ़िया सिंपल क्वेश्चन था, मजा आया होगा बच्चों को देख के। सर अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से लिया गया है सर। और ये सिंपल क्वेश्चन है, कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है म्यू नॉट ni अपॉन 2r। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स आपको 100 दे रखे हैं, कॉइल की रेडियस दे रखी है, सर्कुलर कॉइल है, 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी, करंट भी दे रखी है और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है एट द सेंटर ऑफ कॉइल। अच्छा सर सबसे अच्छी बात देखिए यहाँ पर परमिएबिलिटी भी दे रखी है। हाँ वैल्यू मतलब दे रखी है। वैसे वो ना देते बेटा तो तुम्हें पता है कितनी होती है। हाँ। बट वो भी दे रखी है कि भैया फॉर्मूला पता है तो सॉल्व कर लो। हाँ मतलब ये तो सिंपल प्लस माइनस का फॉर्मूला हो गया मतलब। हाँ तो बच्चों अगर सिंगल टर्न होता तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r लगाते, लेकिन n टर्न है तो n से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी इसमें। म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले बच्चों को। हाँ हाँ, म्यू नॉट ni अपॉन 2r, ये r कॉइल की रेडियस है। अब यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -7, n की वैल्यू 100 है, ये 7 एम्पियर दे रखा है आपको 2 और r की वैल्यू आपको दे रखी 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10 टू दी पावर -2। सर इसमें कई बार बच्चे जल्दबाजी में 10 का 10 रख देते हैं। तो हाँ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मतलब कि यूनिट कन्वर्जन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, है ना? फॉर्मूले में सारी वैल्यू एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में रहनी चाहिए और फिजिक्स में SI में ही रहे। ही ज्यादा चलता है सर। बिल्कुल SI में ही रखनी है आपको। तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। अब देखिए सारी वैल्यू मिली टेस्ला में दे रखी है, ठीक है। तो ये आपके पास 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 10 टू दी पावर -5, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये आपके पास हो गया 7 2 14 हो गया। तो ये हो गया 7 2 14 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -4। अब सर इसमें -3 हम लोग अलग ही कर लें। बिल्कुल, इसको लिख देते हैं 10 टू दी पावर -3 और इसको 1.4 कर देते हैं। इसीलिए क्या, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं ना कि मिली दो जगह आ रहा है और हमारी पावर भी उसी तरह की बन रही है, तो हमने मिली अलग ही कर लिया 10 पावर -3। अब बचा 1.4 इंटू पाई। अब देखिए इसमें सॉल्व भी नहीं करना है, 1.4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 है तो ये 44 तो हो नहीं पाएगा। अब दो मिली टेस्ला में 2 ही ऑप्शन है तो ये ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 44 तो हो नहीं सकता। हाँ, सही बात है ना? ऑब्वियसली 4.4 होगा। तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 4. ऑप्शन इस तरह से सेट किए गए कि यार बच्चे को बस थोड़ा सा लिखे, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या होता है, पर फिर भी क्या होता है सर, बच्चा पैनिक में रहता है, देखे लगातार करे जा रहा है। अब उसका कई बच्चों का तो पहाड़ी भी उनको नहीं आते, टेबल्स नहीं आती हैं, तो 14 का टेबल नहीं आती है। तो फिर थोड़े तो बच्चों से ये है कि भाई टेबल्स तो आपको 1 से 20 तक पूरी याद होनी चाहिए। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर ट्रांसफार्मर क्वेश्चन तो सर सिंपल था, लेकिन सर कल ही मेरी एक बच्चे से बात हुई, उसने कहा सर मैं देखा नहीं कि यहाँ पर NP/NS दिया और पूछा VS/VP है, तो मतलब उसने क्या है वो रेशियो यहाँ देख के वही टिक कर आया
और था उल्टा। भाई तो, बच्चे ने सर रट रखा होता है NS अपॉन NP बराबर VS अपॉन VP। हाँ तो इस चक्कर में वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। हाँ, मतलब सर क्वेश्चन मतलब बहुत प्रॉपर पढ़ना है। हाँ। क्वेश्चन सिंपल भी है तो भी ये नहीं कि बहुत ज्यादा एक्साइट होके आपने उसको बहुत कैजुअली ले लिया। तो आप प्रॉपर क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया गया है, खासकर रेशियो वाले क्वेश्चन। सर मतलब बच्चों को ये बोलना चाहेंगे कि रेशियो वाले क्वेश्चन में आप बहुत ढंग से देखो कि भाई क्या दिया है और क्या आपसे पूछा है। हाँ। तो सर इसको सॉल्व कर लेते, कुछ है तो है नहीं सर इसमें। हाँ, तो बस इसका रिवर्स हो जाएगा क्योंकि VS अपॉन VP पूछा है। हाँ। और आपको ये रेशो NP बाय NS दे रखा है, नहीं ये 1:2 दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीधा सीधा सर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है सर। खूब प्रैक्टिस कराई गई है सर। हाँ, हाँ, बहुत प्रैक्टिस कराई गई है। और ग्राफ 1D में भी 1D से पहले बेसिक मैथ्स में भी ग्राफ पढ़ाते हैं, तो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं इसको। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। ये देखिए सर, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर द रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। बच्चों जो 2m मतलब रूट 2m काइनेटिक एनर्जी आपको पता है मोमेंटम है ना, क्योंकि लैम्डा में क्या लिखते हैं, H अपॉन P लिखते हैं। तो P को सर ने यहाँ पर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी लिखा है। अब इसको स्क्वायर भी कर देते हैं। हाँ। तो यहां से देखिए लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 2mk। अब बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है। हाँ। तो k प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये पूरा हो गया। अब यहाँ देखिए ये पूरी की पूरी टर्म तो y एक्सिस पे दे रखे और ये पूरी टर्म x एक्सिस पर है, तो बेसिकली y प्रोपोर्शनल टू x का कर्व है। हाँ। और वो स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। तो लास्ट ऑप्शन बच्चों यहाँ पर आपका सही होगा। यार मुझे लगता है एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन बच्चों पूछा है। ठीक है, अगर सर कई बार लेकिन फिर बच्चे क्या होता है, ये देखते नहीं लिखा क्या सर यहाँ पर, और वो देखते हैं सर ये तो उल्टा रिलेशन आ रहा है। लेकिन आपसे बच्चों लैम्डा स्क्वायर का ग्राफ के साथ नहीं पूछा है, आपसे 1 बाय लैम्डा स्क्वायर का पूछा है। तो सर ने जैसा बोला ना कि भाई ये पूरा y एक्सिस पर है, सर ये बहुत अच्छी अप्रोच है। मतलब बच्चों को लिख लेना चाहिए कि भाई ये y एक्सिस पर है, ये x है, फिर y और x के बीच का रिलेशन देखो और सीधा सीधा ग्राफ आ जाएगा आपका। यदि लैम्डा स्क्वायर और k का ग्राफ पूछा जाता तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता, तब हम यहाँ पर चले जाते, तब यहाँ पे चले जाते हैं, पर यहाँ अलग लिखा होता है ना बच्चों, इसका ध्यान देना पड़ता है। सर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स। देखिए स्टेटमेंट वाले भी एक दो क्वेश्चन आए हैं सर, 3-4 आए हैं इनफैक्ट, है ना सर। मैचिंग भी इस बार डाली गई है और स्टेटमेंट भी डाले गए और उसको बाद में बना उन्होंने वही दिया है। हाँ, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, क्या कर सकते हैं उसमें। तो सर पहला स्टेटमेंट लेते हैं एक बार। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बिल्कुल सही बात है, एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पहला तो बिल्कुल ट्रू है, सही कथन है सर, स्टेटमेंट राइट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब ईच एलिमेंट शब्द पे ध्यान दें, ये है बिल्कुल सर, आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। तो देखिए सारे एटम जो हैं, हर एलिमेंट स्टेबल नहीं होते। आपने पीरियोडिक टेबल भी पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, और उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होते हैं, और कई तो ऐसे भी होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं और जो लैब में ही बनाए जाते हैं। बिल्कुल सर। तो हाँ, मतलब ईच लगने से सर गड़बड़ हो गया। हाँ, गड़बड़ हो गया। मतलब ये कह रहे हैं कि सारे के सारे स्टेबल हैं, तो बेटा वहां पर फिर गड़बड़ हो जाती है ना, कि सारे के सारे तो सर स्टेबल नहीं है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा आपके पास। तो आंसर जो इसमें जाएगा, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ये स्टेटमेंट इसका थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्कुलर मोशन से सर क्वेश्चन पूछा गया है ये। हाँ। सर्कुलर, और इसमें सर ओमेगा और टेंशन को रिलेट करने की कोशिश की है इन्होंने। बिल्कुल, कि एंगुलर स्पीड में चेंज करेंगे तो टेंशन पे क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हैं, बिल्कुल। यानी आपको एक टेबल बना लीजिए बेसिकली, ये इस तरह से एक टेबल बना लीजिए, और ये टेबल पे ये पार्टिकल रख के इसको यूं घुमाया जा रहा है, फ्रिक्शन लेस सरफेस, यूं समझ लीजिए। हाँ। और डायरेक्ट फॉर्मूला है सर, अंदर टेंशन लग रही है, एक ही है, सेंट्रीपिटल फोर्स T इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर R। अब T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ओमेगा स्क्वायर के। ये मतलब बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई तुम्हें पता है कि कोई भी चीज अगर सर्कल पर घूम रही है तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए, और यहाँ पर जो टेंशन फोर्स है वही इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन R ओमेगा स्क्वायर प्रोवाइड कर रहा है। तो बच्चों टेंशन जैसा सर ने बताया ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब तुम ये देखो ओमेगा में क्या चेंज किया गया है।
तो ओमेगा डबल कर दिया सर, बिल्कुल, सिंपल बिल्कुल। ओमेगा डबल कर दिया, टेंशन 4 टाइम्स हो जाएगी। हाँ, मतलब कि ओमेगा जितने टाइम्स करोगे उसका स्क्वायर करने पर तुम्हें टेंशन मिलेगा। तो बच्चों ओमेगा डबल हुआ तो 2 का स्क्वायर 4 गुना हो गया, तो सर टेंशन तो 4 टाइम्स हो जाने वाला है। मुझे लगता है सर ये क्वेश्चन हर बच्चे का सही होगा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सर अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन सर ये सेमीकंडक्टर वाला क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आया है और सर मुझे याद है जब ये सेमीकंडक्टर हम लोग इस पर भी जो अपनी YouTube क्लास है वहां पर भी ले रहे थे, तो मैंने बच्चों से कहा था बेटा सोलर सेल का तो एकदम आपको याद रहना चाहिए कि ये 4th क्वाड्रेंट में ग्राफ आ रहा है। इसी तरह फोटो डायोड का, एलईडी का, है ना, आप लोग को बच्चों याद भी होगा, उस समय हमने डिस्कस भी किया था। तो सर मतलब ये तो सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया है। और एक बार पहले भी सोलर सेल का पूछा हुआ है। हाँ बिल्कुल सर। तो चलिए सर ये ऑप्शन लेते हैं। हाँ, इसको पढ़ लेते हैं। फॉर ए सोलर सेल IV कर्व, ये IV है, करंट वोल्टेज कर्व, कैरेक्टरिस्टिक्स लाई इन 4th क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन ग्राफ, ये ठीक है, बिल्कुल सही है। और दूसरा इन रिवर्स बायस PN जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर इज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर, ही गलत है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। अच्छा मतलब सर यहाँ तक तो ठीक चल रहा था। हाँ, यहाँ तक तो ठीक चल रहा था। रिवर्स बायस, अच्छा सर बच्चों को कैसे मतलब मुझे लग रहा है उससे गलत कराने की कोशिश की गई है कि भाई बच्चे को ये बात पता है कि रिवर्स बायस में करंट माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में होगी, लेकिन आगे जो इन्होंने बोल दिया कि वो किसकी वजह से, मेजोरिटी की वजह से है, वो बेटा गड़बड़ हो गया है ना। तो यहाँ पर आपको पता है रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से सर करंट होती है, तो ये जो मेजॉरिटी कैरियर है ये गलत है, तो इसको तो ये तो ट्रू हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जाएगा सर इसका। हाँ, ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। तो सर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मतलब इसको मैं क्या बोलूं, कई बच्चे तो सर ज्यादा दिमाग लगा ले गए, पढ़ाई नहीं, क्वेश्चन है क्या, डायरेक्ट क्लोज साइकिल देखा, रेक्टेंगल देखा, एरिया निकालना शुरू कर दिया। सर एक दो बच्चों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर कह रहे सर हमने पढ़ाई नहीं की, यहाँ पर लिखा है पाथ BC के अलोंग हमें वर्क डन निकालना है, वो क्या किए बस इसका एरिया ले गए और वहीं गड़बड़ हो गया। तो ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। अब BC तो एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 आएगा, फर्स्ट आंसर, सीधा सीधा पहला आंसर सीधा दिख रहा है बेटा। B से C में जाओगे तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, और जब वॉल्यूम बच्चों चेंज ही नहीं होगा तो उस कंडीशन में गैस वर्क कैसे करेगी, है ना, तो वर्क होगा ही नहीं बच्चों यहाँ पर। तो BC पार्ट में किसी भी तरह का कोई वर्क डन यहाँ पर नहीं होगा। मतलब सर इसमें तो मेरे हिसाब से टाइम भी बच्चों का बहुत बच गया होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर ये देखिए मतलब कितना मतलब टाइम बचाया गया है आपका ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देकर के। हाँ, मतलब आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं थी, आराम से सफिशिएंट टाइम था फिजिक्स के पेपर में आपके पास। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको बोला गया थिन स्फेरिकल शेल है, शेल का मतलब हॉलो, अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज बच्चों कहां पर है, सरफेस पर है। और अब आपसे बोला गया सेंटर और पॉइंट P के बीच में हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सर मतलब इसमें तो हम डायरेक्ट भी जैसे बच्चों को बता देते हैं कि भाई अगर चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगी, और जब बच्चों अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस किस बात का, क्योंकि बेटा फील्ड होती है तब पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जब फील्ड है ही नहीं तो अंदर सभी जगह पोटेंशियल सेम होगा। मतलब हम कह सकते हैं भाई जितना पोटेंशियल सेंटर पे है उतना ही पोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर होगा, इवन अंदर सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। और सर डायरेक्ट भी हम पोटेंशियल को बताते हैं कि भाई हॉलो स्फीयर है तो पोटेंशियल सेंटर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो बच्चों हमसे पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो सर इसका आंसर सीधा सीधा 4 चला जाएगा। बिल्कुल सर। ग्राफ भी बनाते हैं, हाँ, तो ग्राफ से भी उसको याद रहता है बच्चे को। हाँ, तो बच्चों ये ग्राफ भी आप जैसे उसमें देखते हो ना कि सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, और इसके बाद फिर 1/r के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है। तो मतलब सर ये क्वेश्चन इसका पिछला क्वेश्चन जो भी देखा, ये मतलब इसमें काफी टाइम बच गया होगा बच्चों का। नहीं बचा तो काफी है, मतलब आप देखिए बायोलॉजी का पेपर भी आसान बता रहे हैं। हाँ, ये तो बच्चा जो सबसे पहले बायोलॉजी करता है बिल्कुल, तो उसमें उसने टाइम बचा लिया होगा बिल्कुल, और 1 घंटा 20 मिनट का टाइम है उधर, मतलब 20 मिनट वैसे ही बढ़ गए। तो यदि आप सफिशिएंट स्ट्रेटेजी से बिना पैनिक हुए पेपर देंगे तो इजीली आप पूरा पेपर कर पाएंगे और इनफैक्ट आपका टाइम भी बचेगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। केमिस्ट्री में थोड़ा टफ बताया गया है, थोड़ा सा है ना। केमिस्ट्री सर, केमिस्ट्री वाले कह रहे हैं सर इस बार पेपर थोड़ा सा टफ आ गया। चलिए हम तो फिजिक्स पे ध्यान दें, फिजिक्स पे ध्यान हमारे
द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड। अब ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया सर। हाँ मतलब बच्चों ये तो सर कई बार बच्चे रोटेशन से बहुत डरते हैं और हम लोग उनको हर बार कहते हैं यार बड़े बड़े क्वेश्चन छोड़ो, कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले पढ़ के चले जाओ। बिल्कुल 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 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। I = ml²/12 से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला है सिंपल। बिल्कुल। तो बच्चों इसमें सीधे मास और लेंथ की वैल्यू पुट करो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कि भाई अगर कोई एक्सिस रॉड के मिड पॉइंट से पास हो रही है, रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है। अब आपको इसमें मास और एल की वैल्यू पुट करनी है। नहीं एल अच्छा, पूछा है, एल पूछा गया है। आई और थोड़ा सा चेंज कर दिया हल्का सा। तो आई की वैल्यू दे रखी है 2400। अब इसमें यूनिट भी चेंज नहीं करनी, सारा सीजीएस में दे रखा है। सर एक बच्चे का फोन आया, वो कह रहा सर मैंने इसमें बड़ा टाइम खराब कर दिया यूनिट चेंज करने में। और बाद में पता चला कि भाई सब सीजीएस चल रहा है। हाँ, आंसर भी सीजीएस में ही दे रखा है, आंसर भी सीजीएस। तो आपको कोई यूनिट चेंज नहीं करनी थी। अब इसमें मास दे रखा है आपको 400 ग्राम, तो ये 400 लिख दीजिए L²/12। सिंपल सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आपके पास फर्स्ट आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर सर्कुलर मोशन से फिर से एक क्वेश्चन, और आसान क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है। तो बच्चों आपको पता है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कल पर चलता है तो यार सीधी सीधी बात है, मान लो पार्टिकल यहां पर है तब बच्चों उसकी, अच्छा ये कह रहे हैं स्पीड यूनिफॉर्म है, यार स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बदलनी ही पड़ेगी, नहीं तो सर्कल पे कैसे घूम पाएंगे। तो सर यहाँ पर अगर हम देखें लगातार वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, तो सर वेलोसिटी भी वेरिएबल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल भाई किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में चाहे मैग्नीट्यूड बदले चाहे डायरेक्शन बदले, हम उसको वेरिएबल ही मानेंगे ना। कोई भी एक चीज बदल गई तो वेरिएबल हो गया। तो बच्चों भले यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो सर वेलोसिटी तो यहाँ पर वेरिएबल है। अब रही बात एक्सेलरेशन की, तो बच्चों एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स दी सेंटर, टुवर्ड्स दी सेंटर, टुवर्ड्स दी सेंटर। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एसी की डायरेक्शन भी लगातार बदल रही है, पहले ये फिर ये फिर ये, तो सर एक्सेलरेशन भी वेरिएबल, वेलोसिटी भी वेरिएबल, तो आंसर कौन सा जाएगा सर? दोनों वेरिएबल है। फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो सर ये भी मतलब कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अगले आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये अगेन ये थोड़ा सा लेंथी वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गया। अब इसमें 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं सर, A B C D E। तो इसमें आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, जो आपको 100% कंफर्म नजर आ रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा डाउट है उसको छोड़ दीजिए। सर जैसे अगर हम देखें तो सर ए तो सब जगह दिया है। हाँ, तो ए को पढ़ो ही मत। हाँ, ए चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, पर इतना ध्यान नहीं रह पाता है सर वहां पे। पर ठीक है, हाँ आपकी ये ट्रिक बहुत बढ़िया लगी कि ए तो सब जगह ही दे रखा है, तो सभी जगह तो ए तो पढ़ना ही नहीं है। फिर भी पढ़ भी लें तब भी कोई दिक्कत नहीं, E = h याद ही है, याद ही है। फोटोन की स्पीड भी c होती है, नहीं ए और बी तो सब जगह आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। अब मोमेंटम क्या है? P = h/c। तो मोमेंटम जो होता है डायरेक्ट P = E/c होता है बेटा, और E हो गया h/c। तो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब देखें ABC किस किस में आ रहा है तीनों में, तो ABC केवल सेकंड ऑप्शन में आ रहा है और किसी ऑप्शन में ABC नहीं आ रहा है। तो ये 3 ऑप्शन पढ़ते ही आपका काम हो जाएगा बेटा। आपको डी और काफी टाइम सर यहाँ पर बच्चा बचा सकता है। और बच्चों इसमें भी देखो, जैसे ई में यहाँ पर क्या लिखा है, फोटोन के पास पॉजिटिव चार्ज है, जबकि आपको बच्चों अच्छे से पता है कि फोटोन के पास किसी भी तरह का कोई चार्ज होता ही नहीं है। हाँ, वो न्यूट्रल होता है, एनर्जी पार्टिकल है, एनर्जी पार्टिकल। और चार्ज हमेशा मैटर पे होता है, एनर्जी पे चार्ज नहीं हो सकता है ना। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन सर बच्चों को थोड़ा सा उन्होंने काम दे दिया अच्छा खासा। हाँ, अच्छा खासा पढ़ने को दे दिया। 5 और वो भी टेंशन जोन में। हाँ, इतने टेंशन में पढ़ो बेटा 5 ऑप्शन, फिर उसके बाद ये 4 पढ़ो। तो इसमें सर बच्चा कई बार पैनिक में आ जाता है। हाँ, तो ये तरकीबें आने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगी, जो हम इनको बता रहे हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अब इंस्टेंटेनियस पावर पूछ ली है, P = F.V, यानी F × V। और सीधे सीधे बच्चों यहाँ पर पावर पूछी गई है, फोर्स इनटू वेलोसिटी करके पावर निकाल सकते हैं। फोर्स तुम्हें सीधा सीधा दे रखा है 5 है। अब वेलोसिटी निकालने के लिए सर क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देते हैं। पोजीशन दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2t - 1, तो वेलोसिटी ds/dt हो जाएगी और दैट विल बी 2 मीटर पर सेकंड।
अब सर वेलोसिटी 2 हो गई, फोर्स 5 दे रखा है, सीधे मल्टीप्लाई किया, आंसर बेटा यहाँ पर आ गया 10 आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों ये था। आगे बढ़ते हैं सर, अगला जो क्वेश्चन है वो रे ऑप्टिक्स से है। और सर मुझे लगता है मतलब काफी सिंपल क्वेश्चन ये भी इन्होंने पूछा। नहीं सर ये सिंपल नहीं अच्छा, है, ये टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हाँ। कई कॉन्सेप्ट बच्चे को पता होने चाहिए। सही बात है। जैसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये ग्रेजिंग जा रही है हाँ, लाइट, ग्रेजिंग जा रही है तो ग्रेजिंग जा रही है, यदि रिफ्रैक्शन में एक हाँ। एंगल 90 है तो दूसरा कन्फर्म है आईसी है, बिल्कुल यानी क्रिटिकल एंगल है। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखो तो बाहर वाला एंगल क्या बन रहा है 90। सर अपने तो इनको बच्चों को बता के ही रखते हैं कि भाई अगर रेयरर मीडियम में 90 बन रहा है तो डेंसर मीडियम में बनने वाला एंगल क्रिटिकल होगा। और बच्चों आपको पता है कि अंदर के एंगल R1 और R2 का जो सम होता है वो A के बराबर होता है। अब A अगर 90 है, ये C है, तो सर ये वाला एंगल हमारे हिसाब से आ जाएगा 90 माइनस C। अब बच्चों यहां से यहां पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगा दें तो सीधे सीधे हमें यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाने वाला है। लेकिन सर अभी भी थोड़ी सी ट्रिक जरूर बचती है इसमें। बिल्कुल जैसे बिल्कुल बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें, बिल्कुल मैं बताता हूँ सर मैंने क्या करा था और आपने फिर शॉर्ट तरीके से आंसर कैसे निकाला था। तो यहाँ यदि हम स्नेल लॉ लगाएंगे तो 1 sin 30, क्योंकि बाहर तो मीडियम एयर है या वैक्यूम मान लीजिए, बराबर म्यू अब साइन 90 माइनस सी। अब सर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस सी को हम cos c लिख सकते हैं। मतलब है तो सर मतलब इतना आसान भी नहीं कह सकते। इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगेगी यहाँ पे। तो ये आपके पास हो गया 1/2 म्यू भी नीचे लिया है और ये cos c लिख दिया, और cos c को आप लिख दीजिए √1 माइनस साइन स्क्वायर सी, ये लिखना पड़ेगा। अब दोनों साइड स्क्वायर करके सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1/4 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर। साइन आईसी को 1 साइन, आपको पता है साइन क्रिटिकल एंगल को हम लिख सकते हैं म्यू आर अपॉन म्यू डी, है ना। तो म्यू आर तो एयर हो गई 1 और म्यू डी यहाँ पर हमने म्यू ले लिया, तो 1 बाय म्यू हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 1 + 1/4 5/4 म्यू स्क्वायर। अब सर कल जब मैं सवाल कर रहा था ना तो मैं इस म्यू स्क्वायर को ऊपर लिख दे रहा था, यहां तक तो मैंने नीचे लिखा था। अब मैं म्यू स्क्वायर को ऊपर लिख रहा तो आंसर मेरा आ रहा 2/√5। अब मैं ये सोचूं कि यार म्यू की वैल्यू तो हमेशा 1 से ज्यादा ही होती है, ये 1 से कम कैसे आ रही है वैल्यू। सर ये गलतियां सर कई बार बच्चों से हो जाती है। हाँ ये हो जाती है, मुझे भी दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई कल। तो ये म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 है, तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा √5/2। हाँ थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। तो ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पर √5/2 है ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे आप, √5/2। अच्छा सर अब इसमें आप बोलिए। हाँ इसमें सर एक चीज और हम कर सकते थे, मतलब बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। और बच्चों इसी को अगर हम ऐसे लिख देते, मतलब मेथड लगभग सेम ही है, थोड़ा सा मतलब कि जैसे हो सकता है आपने ऐसे भी किया हो, ये 1/2 हो गया, ये म्यू साइन 90 माइनस सी को बच्चों हमने लिख दिया यहाँ पर cos c। अब हमें पता है कि भाई साइन c की वैल्यू यहाँ पर 1/μ है, और बच्चों साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जबकि सर cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम कहेंगे म्यू। और बच्चों यहाँ पर देखो अगर हम देखें तो हाइपोटेन्यूज तो वही म्यू हो गया, और बेस निकालोगे तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब म्यू म्यू यहाँ पर कैंसिल हो गया, अब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 1/4, ये म्यू स्क्वायर माइनस 1 इधर ऐड हो गया, 1 + 1/4 5/4। सर सीधा यहाँ पर √5/2 निकाल सकते हैं। तो दोनों मेथड लगभग सेम ही है सर। लेकिन ये ज्यादा अच्छा मेथड है सर। अरे नहीं सर अच्छा तो वो मुझे लग रहा है नहीं क्योंकि ये क्या है थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन। हाँ बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी होती है। हाँ लेकिन सर एक्चुअल में क्या होता है ना सर, एग्जाम में अपने किस रास्ते निकल जाए पता नहीं होता। हाँ किस रास्ते निकल जाए, अब उससे पीछे नहीं आ सकते। जिसने ये कर दिया वो इसी रास्ते चलता रहेगा, जिसने ये कर दिया वो इस पे चलता रहेगा। तो आप लोगों ने जैसे भी किया हो कर सकते थे, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर चला जाएगा √5/2। एक और तरीका भी सर सोच सकते हैं, देखो ये वैल्यू 1 से कम है। हाँ ये वैल्यू भी 1 से कम है, 1 से कम है, और इसको देखें तो ये वैल्यू भी 1 से कम है। तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है बच्चों, मतलब सर स्टार्टिंग में अपने यही सोच रहे थे कि बच्चों को हर एक चीज बताएंगे। सर ये तो बहुत ही गजब हो गई बात। हाँ, देखो मतलब सीधा सीधा दिख रहा है। ये देखिए ये 1.732 होता है, हाँ, तो ये डिवाइड बाय 4, ये तो 1 से कम वैल्यू है। 1 से कम है, ये भी 1 से कम वैल्यू हो गई क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और √5 2.23 या 2.24 जो आपको अच्छा लगे वो मान लो। 4 से डिवाइड करोगे ये भी तो आंसर इन तीनों में से तो एक भी नहीं होना है, तो डायरेक्ट आंसर सेकंड होना है। मतलब क्वेश्चन वाले ने कहा कि भैया तू उसे सॉल्व भी मत कर, सही बात है, मतलब तो सिर्फ देख ही ले,
भाई ये सिंपल पता हो कि म्यू की वैल्यू, मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वैक्यूम से तो ज्यादा ही होगा, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। और ये तीनों बेटा 1 से कम आ रहे हैं, तो सीधा सीधा तुम इस पर भी जा सकते थे। मतलब आपको कुछ भी याद नहीं रखना था, तब भी हो जाता क्वेश्चन। सर काफी मजा आ रहा है, मतलब क्वेश्चन डिस्कस करने हाँ हाँ बच्चों को भी नई से नई चीज पता लग रही है, और हम भी कई बार यहाँ करते करते ही, जैसे अभी विचार मेरे अभी मेरे मन में अभी आया है ये विचार, तो जब हम चला कर बहुत बढ़िया सर, शानदार तरीका था मतलब ये। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहें सर, मतलब शब्द नहीं है। हाँ बच्चों दिल देखते बच्चों का दिल गार्डन हो गया होगा। डायरेक्ट 2 माइक्रोफैरेड आंसर है, व्हीट स्टोन सीधा आपको दिख रहा है व्हीट स्टोन है, और ये रेशियो इसके बराबर है, तो बीच वाले कैपेसिटर को आप रिमूव कर सकते हो। अब ये 2 और 2 बच्चों यहाँ पर किस में है, सीरीज में है, तो ये 1 हो जाएगा। नीचे बेटा 2 और 2 सीरीज में है, ये भी 1 हो जाएगा, और 1 का जो पैरेलल है सर वो फिर से 2 हो जाएगा। तो आंसर बच्चों यहाँ पर क्या चला जाएगा, फर्स्ट आंसर चला जाएगा। सर मतलब काफी सिंपल क्वेश्चन दे दिया बच्चों। यदि ये 2025 के लिए सेशन ना होकर पिछले वालों के लिए होता तो वो कहते सर आप हमें सॉल्यूशन में बताओ, हमने रट रखा है। हाँ रट रखा है, सही बात है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सर मतलब यूनिट डायमेंशन से तो मतलब काफी क्वेश्चन आए हैं। हाँ हाँ, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉलिड एंगल के बराबर डायमेंशन किसकी है? अब सॉलिड एंगल तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो यहाँ वैसे ही देख लेते हैं। अब ये याद होना चाहिए बच्चों को, याद रहता भी। और पहला ही ऑप्शन देखिए, इसका डायरेक्ट आंसर है। स्ट्रेन भी डायमेंशन लेस है, एंगल भी डायमेंशन लेस है, तो और पढ़ने की रिक्वायरमेंट बनती ही नहीं है। और सर बच्चों को वैसे भी पता है, जैसे आर्क है तो बेटा तुम्हें पता ही एक लेंथ है, यहाँ पर स्ट्रेस लिखा है, तुम्हें पता है एक तरीके से इसकी यूनिट वही है, फोर्स अपॉन एरिया वाली। यहाँ भी स्ट्रेस है तो हो ही नहीं सकता, है ना। यहाँ एंगुलर स्पीड है, तुम्हें पता है इसकी यूनिट है, तो सर वैसे इनको दिख रहा होगा। हाँ अब ये पता होना चाहिए बेटा कि सॉलिड एंगल जो होता है मतलब सर वो डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस है, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर कह सकते हैं रफली यदि कहें तो। बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला था। ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, इलास्टिसिटी से एलोंगेशन पूछा है, फॉर्मूला बेस ही सर। भाई डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है एफ एल अपॉन ए वाई। बिल्कुल। अब ये वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखी है स्ट्रेस की फॉर्म में। ये स्ट्रेस दे रखा है बच्चों। अब पढ़ें, द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ ए वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ, इलास्टिक लिमिट दे रखी है। तभी ये इलास्टिक लिमिट रखेंगे तभी ये डेल्टा एल आपके पास मैक्सिमम आएगा। अगर आप इसकी यूनिट में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब कि सीधा सीधा स्ट्रेस दे रखा है बच्चों आपको यहाँ पर। तो ये वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट 8 into 10 power 8। एल की वैल्यू 1 दे रखी है और वाई की वैल्यू आपके पास 2 into 10 power 11, और सब ऐसा ही यूनिट में सब दे रखा है। तो ये 10 की पावर -3 हो गया, ये 4 हो गया, तो डायरेक्ट ये मीटर में आया। आंसर mm में दे रखा है, 4 mm आंसर आ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है। मतलब 10 की पावर -3 को गायब कर देंगे तो 4 mm आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब ये अगर फॉर्मूला सर बच्चे को पता हो तो गलत नहीं हो सकता है। हाँ, अब ये थोड़ा सा वैसे तो बच्चों ने पढ़ रखा होता है, लेकिन इसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन ही रहता है। अब हर टीचर अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को तरीके से बताते हैं। तो यदि हम देखें इस क्वेश्चन को, द स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स सोलर, ये बार मैग्नेट है जो 2 की तरफ जा रही है, और सोलोनॉइड 1 और 2 में करंट की डायरेक्शन आपसे पूछी गई है। तो इसको हम एक तरीका तो ये है सर, मैं तो इसको ऐसे बताता हूं कि जैसे ये साउथ पोल इधर आ रहा है, तो यहाँ भी साउथ बनेगा। बिल्कुल सर, तो आप यहीं से देख लो इसको। साउथ पोल का मतलब क्लॉकवाइज करंट होगी। यदि मैं इसको यहाँ से देखूं, यहाँ क्लॉकवाइज यूं घड़ी की सुई की तरह, तो करंट यूं जानी चाहिए, यानी D2C आनी चाहिए। अब D2C एक तो ये है और D2C एक ये है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन ऐसे ही चलेगा सर। 2 ऑप्शन, फिर भी अब उसको देखना ही पड़ेगा। अब ये मैग्नेट इधर जा रही है, नॉर्थ इधर जा रहा है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा नहीं, या साउथ पोल बनेगा। अब अगेन यहां से देखो और क्लॉकवाइज करंट बना लो। अब क्लॉकवाइज यूं बनेगी सर, तो A to B जाएगी, यानी करंट यूं बनेगी, यूं क्लॉकवाइज A to B जाएगी। बिल्कुल सर। तो ये पहला ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। मैं तो इस तरह से बच्चों को बता देता हूं भाई, लेंज लॉ की एप्लीकेशन है और उस कारण का विरोध होगा जिसके कारण वो फ्लक्स चेंज हो रहा है बेसिकली। मतलब सीधा सीधा कर सकते थे, इसमें कुछ बहुत वैसा नहीं था। हाँ, वैसा नहीं कर सकते थे बच्चे। बच्चों ने कई सारे वो रिंग लटका के और बहुत प्रैक्टिस की होती इसकी।
और इसका ये भी मतलब है, वैसे EMI एक टफ टॉपिक है, यदि हम जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल, देखें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छा, tough है। मतलब बहुत अच्छा पढ़ाने में भी हाँ, अच्छा लगता है। मजा आता है, मतलब बिल्कुल। सिंपल लेंज और फैराडे लॉ की प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। और बच्चों इसको आप इस तरह से भी देख सकते थे कि भाई अगर बार मैग्नेट इसके पास जा रहा है, अगर बार मैग्नेट इसके पास जा रहा है तो यहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो लेंज लॉ क्या कहता है कि भाई अगर वो बढ़ा रहा है तो उसके बढ़ाने का विरोध करना, अपोज करना है। तो कैसे बढ़ाने का विरोध करेंगे? कम करके। तो ऐसे ले आएंगे यहाँ पर, है ना। तो दिख गया डी से सी हो गया। और बच्चों इस वाले से दूर जा रहा है, इसके दूर जाने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, यानी कि फ्लक्स कम होगा। तो कम होते हुए फ्लक्स को और कम नहीं करना है, उसका उल्टा मतलब बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो उसी डायरेक्शन में हम ले आएंगे, यानी कि इंड्यूस्ड करंट का कॉन्सेप्ट ले आइए। हाँ, तो वो वैसे भी हम कर सकते हैं। तो दोनों तरीके आपके पास दोनों तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब ये क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। ग्रेविटेशन से पूछा गया है और सरफेस पर g की वैल्यू जो होती है वो gm/r² होती है। अब या तो हम ओरली सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन को तो भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो मास, तो प्लेनेट का मास जो है अर्थ के मास का 1/10 हो गया, तो यहीं देख लें ये m/10 हो गया। बिल्कुल। और रेडियस भी आधी हो गई है, तो ये r/2 का होल स्क्वायर। तो यदि हम इसको देखें, g तो साइड में लगा लें चाहें तो, ये g प्लेनेट पर, ये लिख लें, ये g अर्थ पर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए gm/r² तो एज इट इज लिख देते हैं, और ये हो गया आपके पास 4/10, यानी ये हो गया मतलब 1/2.5, यानी मतलब 2/5 भी कह सकते हैं। हाँ, और ये 9.8 बच्चे को पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हो गया आपके पास, क्या हो गया, 4/10 है ना, यानी 2/5, यानी लगभग 0.4 मल्टीप्लाई बाय 9.8। इसको 10 ले लो तो 2.5 आ गया। मतलब अगर वैसे ही अगर हम देख लें सर, हाँ, तो 2.5 के आसपास ही है, 2.5 के क्या गड़बड़ हो गई है, 0.4। अगर 9 लेंगे तो ये 3.6 आएगा। हाँ हाँ, तो उससे ज्यादा ही आएगा। हाँ, 3.6 से। सीधे सर यही बोल दो, फोर्थ ऑप्शन आएगा। अब कट करें, यहाँ रुक जाओ थोड़ा सा, वो ब्रेक रहेगा। हाँ, अब बोल दो। हाँ, तो ये 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.4 हो गया है, और ये लगभग 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो सर सिंपल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अब सर यहाँ पर आते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। और ये आसान भी है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगेगा करते समय, क्योंकि मैच द कॉलम है ना सर, आधे रास्ते भूल जाते हैं क्या मैच कर रहे थे। बिल्कुल। मतलब बच्चों अगर आप देखो तो यहाँ पर 3 से 2 में आना है, फिर 4 से 2 में आना है, 5 से 2 में आना है, 6 से 2 में आना है। एनर्जी बढ़ती जा रही नीचे। हाँ, और एनर्जी गैप बच्चों जितना ज्यादा होगा, लैम्डा आपको कम मिलेगा, यानी ऊपर से नीचे जाने पर लैम्डा कम होता जाएगा, यानी सबसे कम लैम्डा इसका होगा, डी ऑप्शन। मतलब ज्यादा घुमाया ही नहीं सर, घुमाया ही नहीं। 3 से 2 और बढ़ा दिया गैप, 4 से 2 और बढ़ा दिया, 5 से 2 और बढ़ा दिया, 6 से 2। मतलब सर ये चाहते नहीं है कि आप सॉल्व करो। हाँ, ये चाहते ही नहीं है, मतलब नीचे एनर्जी बढ़ रही है तो लैम्डा क्या है, घटता जाएगा, चला जाएगा। तो सबसे मिनिमम लैम्डा यहाँ पर आएगा। अब इससे सबसे मिनिमम देख लीजिए कौन सा है, तो 410 है, तो ये डी का फर्स्ट चला जाएगा। डी का फर्स्ट चला जाएगा। डी का फर्स्ट केवल एक ही में मिल रहा है, वो भी है हमारे पास सेकंड ऑप्शन। बस, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सर कई बच्चों को मैंने मतलब देखा पूरा सॉल्व कर डाला सर, उन्होंने पूरा सॉल्व कर डाला। कांस्टेंट पता नहीं क्या क्या रखे, अच्छा कुछ था ही नहीं सर। तो बच्चों यही बार बार आपसे कह रहे हैं कि नॉलेज होना अलग चीज है, वहां पर आपको बहुत स्मार्टली मतलब अपना समय बचाते हुए चलना है, सही आंसर तक पहुंचना है ना, वो चाहे जैसे पहुंचो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एन अनपोलराइज्ड बीम लाइट, ओहो, ये तो ब्रूस्टर लॉ हो गया सर, डायरेक्ट बच्चों को पता ही रहता है। बिल्कुल बच्चों, आपको पता है कि अगर ब्रूस्टर एंगल पर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो 100% पोलराइज्ड होती है। तो बस यही तो कॉन्सेप्ट था इसमें, सीधा सीधा पूछा इन्होंने। तो सर इसका आंसर क्या चला जाएगा? 4 चला जाएगा। 4 चला जाएगा। रिफ्लेक्टेड लाइट 100% पोलराइज्ड होगी, ठीक है, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है पार्शियली पोलराइज्ड। हम लोग ये चीजें बताते हैं बच्चों को, तो सीधा सीधा क्वेश्चन था 4th वाला, मतलब 4th ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर।
हाँ, मैच अगेन मैच लिस्ट 1 and 2 सर है। ये सब इस बार बहुत ज्यादा है, मतलब मैचिंग और ये मतलब स्टेटमेंट वाले टाइप वाले काफी ज्यादा दिए, मतलब ये चाह रहे हैं बच्चे को थोड़ा सा वैरायटी मिले। और सबसे बड़ी बात है सर, बोलते भी नहीं मैचिंग है, उसको बना देते हैं एमसीक्यू बाद में। हाँ, मतलब बच्चे का काफी टाइम इसमें जाता होगा। चलिए बच्चों देखते हैं इसमें। तो ससेप्टेबिलिटी जो है वो डाईमैग्नेटिक की हमने रटी होती है, पैरामैग्नेटिक फॉर, ये रटा हुआ क्वेश्चन है, हर बच्चे को पता भी रहता है। जो आपको पता है कि जब पैरा और फेरो है, इनके लिए ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जबकि अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो उसके लिए काय की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। सर एज इट इज एनसीईआरटी उतार के दिए, आप देखिए ये जो ये वाला जो ये सिंबल और ये स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ये पूरा एज इट इज लिखा हुआ है, एनसीईआरटी उतार दी है, बिल्कुल। हाँ, तो डाईमैग्नेटिक के लिए तो ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, और फेरोमैग्नेटिक के लिए एक अगर हम सेकंड देखें तो दो ही में दिख रहा है, मतलब ये दोनों तो है नहीं, और फेरो का थर्ड आ जाएगा, एक की कंपैरिजन, और नॉन मैग्नेटिक का बना। इतने से ही आ गया। बी का थर्ड अपने को यहीं फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, बी का थर्ड आंसर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक के लिए लगभग 100-150 तक वैल्यू होती है, या मतलब थोड़ी म्यू आर की वैल्यू है ना सर, तो ये कोई सर्टेन स्मॉल वैल्यू ये आ जाएगी। बच्चों आपको पता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनके लिए सर बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, तो वो अगर आप देखो तो फेरोमैग्नेटिक मतलब 1 से बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है, तो इस पर आप जा सकते थे, फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। सर ये कोलिजन से क्वेश्चन दिया गया, वो भी इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब बच्चे का सर समय खराब किया ही नहीं है, बिल्कुल नहीं किया, मास भी सेम दे दिया। कोलिजन से हम कहते भी हैं कि भाई आंख मीचकर सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, बिल्कुल। और दूसरा काम ई का फॉर्मूला और न्यूटन का रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला, और सर इनइलास्टिक कोलिजन में तो ई भी लगाने की जरूरत नहीं, पता है कि भाई बॉडी चिपक जाएंगी और साथ-साथ चलेंगे, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेते हैं। क्या कह रहा है ये, ए और बी दो सेम मास की बॉडीज अंडरगो वन डायमेंशनल कोलिजन, द बॉडी ए मूव्स विद वेलोसिटी v1, तो ये m मल्टीप्लाई बाय v1 प्लस m मल्टीप्लाई बाय 0 बराबर 2m मल्टीप्लाई बाय v2, ये एक लाइन में आंसर आ गया सर, ये इसको तो हटा ही दो। तो सर बच्चों से यहाँ पूछा गया था v1 बाय v2, दैट विल बी 2:1, 2:1 आ जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन बच्चों यहाँ पर करेक्ट है। तो सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन और कोलिजन के बाद दोनों चिपक जाएंगे तो कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे, बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए थी। सर इस क्वेश्चन को देख के मतलब वैसे तो सिंपल है सर, लेकिन अच्छा नहीं लगा, मतलब रेडियो एक्टिविटी भाई आपने हटा दी थी, उसमें आपने कहीं लिखा नहीं था कि भाई अल्फा बीटा गामा, जैसे पहले सर सिलेबस में देते थे अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिविटी, सिलेबस में इस बार आपने दिया भी नहीं था, मतलब बच्चों को तो यही लगेगा, हमें भी यही लगेगा कि भाई इस बार सिलेबस से हटा दिया है, फिर आपने वो क्वेश्चन डाल दिया, तो ये चीज सर एनटीए को थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए। मतलब मैं तो सर मतलब जहां भी वीडियो मतलब यूट्यूब पे आए या कहीं भी आए मैं बोलने लगता हूँ ये चीज, मतलब अच्छा नहीं लग रहा सर कि मतलब बच्चों को ऐसे दे दिया, वैसे सिंपल था, कर सकते थे, तो चलिए सर करते हैं, हाँ सॉल्व करते हैं। देखिए अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है तो एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा, और मास नंबर 4 से कम हो जाएगा, 286 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पॉजिट्रॉन निकल रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी ये तो 286 ही रहेगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वैसे भी सर ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, यूं भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट यही निकालना है, हाँ यही निकालना है। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ मास एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, मतलब इसने इसको कैंसिल कर दिया बच्चों, सीधे इस पर आ जाओ यहाँ पर, है ना, तो 286 और 81 तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। सर आगे अगर हम देखें ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन और सीधा सीधा सर एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड पूछा है, तो बच्चों एम्पलीट्यूड तो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है 5, लेकिन ध्यान देना बच्चों ये मीटर में आया है, तो 5 मीटर यानी सर सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता, सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता, तो 5 मीटर तो एम्पलीट्यूड हो गया। अब बच्चों यहाँ पर पूछा है टाइम पीरियड, सर हमें पता है कि टी के साथ जो लिखा होता है वो ओमेगा होता है, तो बच्चों ओमेगा यहाँ पर कितना है पाई, जबकि टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि 2 पाई बाय पाई, तो सर साफ साफ दिखाई दे रहा है सेकंड ऑप्शन यहाँ पर 2 सेकंड आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सर, मतलब इतना बच्चे डरते हैं सर एसएचएम, कितना सिंपल मतलब क्वेश्चन पूछा है, मतलब सर एनटीएन से चाह रहा है कि भाई कुछ भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल सामान्य समझ आपसे चाह रहा है, ज्यादा डीपली आपको सॉल्व नहीं कराना चाह रहा, जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। अब ये सरफेस टेंशन का सवाल है, फ्लूइड से एक ही सवाल आया, सरफेस टेंशन का हम बताते भी रहते थे कि फ्लूइड स्टैटिक्स थोड़ा कठिन पोर्शन होता है। सर सरफेस टेंशन, उसमें भी सरफेस टेंशन बच्चों को ज्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें सर विजुलाइज ज्यादा करना पड़ता है। हाँ विजुलाइज ज्यादा करना बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये क्वेश्चन है एक्सेस फोर्स पूछा है। एक्सेस फोर्स का मतलब है फोर्स अदर देन वेट, वेट के अलावा कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा उठाने के लिए। तो सिंपल एक्सेस फोर्स का फॉर्मूला हम बच्चों को लिखाते हैं, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय पेरीफेरी, और डिस्क में एक ही आउटर पेरीफेरी है 2πr। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सारी डेटा दे ही रखे हैं आपको। ये हो गया 7 × 10⁻⁻2, दैट विल बी द सरफेस टेंशन की वैल्यू आ गई, और 2 पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि सर यहाँ 7 दे रखा है बिल्कुल। और r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.5 × 10⁻⁻2, बिल्कुल ये आ तो जाएगा। यहीं पर आपको सीधा सीधा आंसर दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया है। अब ये हो गया 40, ये 22 मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे, है ना, इसको 44 ना करिए, 22 मल्टीप्लाई बाय 9, और 10⁻⁻4 को छोड़ दीजिए आप। तो अभी तो ये वैसे मिली में अलग कर सकते हैं इससे, तो ये मिली में आ जाएगा मामला, मतलब इसको 10⁻³ अलग कर दें। हाँ, और ये 2.2 कर दें। हाँ 2.2, तो ये 9 2 18 के आसपास, तो 19 आ जाएगा, थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। तो ये बेटा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। सर मतलब हर पॉइंट पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं बच्चे को, वो निकल सकता है। हाँ मतलब यहाँ इस साल के पेपर में तो अच्छे डेटा दिए हैं, बहुत ही तरीके से बनाया है पेपर, ऑप्शन भी तरीके से दिए। देखो सर ऑप्शन में भी कई में, जैसे भी आपने SHM का क्वेश्चन बताया था, सेंटीमीटर मीटर, अब 5 से 5 देखते बच्चों की बहुत गलती हुई होगी, ये जल्दबाजी हुई होगी सर, बिल्कुल जल्दबाजी हुई, 5 टिक कर दिया, देखा ही नहीं सेंटीमीटर है, तो ये हुआ होगा बिल्कुल सर। आप देखिए ना, ये पहले जो अपना SHM वाला क्वेश्चन था, ये देखो 2 सेकंड लिख रखा है, यहाँ भी 2 सेकंड लिख रखा है, बिल्कुल। तो बहुत तरीके से सोच के पेपर बनाया है, ऐसा नहीं है सर। हाँ पेपर, हाँ मतलब उसके लिए तारीफ भी बनती है। हाँ नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल भाई अगर कुछ पॉइंट पर हम बोल रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है, तो हम उस जगह तारीफ भी करेंगे। तो कुछ पॉइंट मतलब मुझे पेपर फिजिक्स का बहुत बढ़िया लगा, नीट पॉइंट, हाँ ओवरऑल अच्छा था पेपर। अब बच्चों यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या बोला गया भाई, यहाँ पर A दिया है, B दिया है। अब आपको पता है बच्चों, ये जो है हमारे पास और ये दोनों नॉट गेट की तरह काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है नैंड हो चाहे नॉर हो, अगर उनके इनपुट टर्मिनल को आप एक कर दोगे, है ना, तो वहां पर वो नॉट गेट की तरह काम करता है। यानी सर यहाँ A बार आना है और यहाँ पे B बार आना है, और फिर उसके बाद सर ये और के आगे लगा है नॉट, मतलब नॉर है सर ये। तो A बार और B बार का टोटल बार डी मॉर्गन थ्योरम है, बिल्कुल A एंड B। हाँ तो सर डायरेक्ट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंड गेट होगा। फोर्थ ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही है। और सर लॉजिक गेट आप देखो, मतलब एक तो वो ट्रुथ टेबल से, फिर एक ये मतलब आना भी था सर, हर साल आता है सर, आना भी था। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, मतलब देख के सर डर जाए, इतना लंबा क्वेश्चन, इतना सब लिखा है बच्चा नहीं, पर सर इसमें भी दिमाग लगाया है, दिमाग लगा दे तो समय बच सकता है। हाँ, अब कई बच्चों ने मुझसे कहा सर 2kp/r³, उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड याद रहता है, उन्होंने पोटेंशियल दिया है आपको, और आप देखो सर 2kp/r³ से सॉल्व करोगे ना तो पहला स्टेटमेंट राइट हो जाएगा, फिर भी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी यही आ रही है। तो मतलब बच्चों यहाँ पर सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर पोटेंशियल की बात की जा रही है तो वो kp cos θ/r² है ना, सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं हम, kp cos θ/r², इसने कहा एक्सियल पॉइंट पे। अब एक्सियल पॉइंट जो है डाइपोल के लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। तो यदि इधर है तो प्लस है और इधर है तो माइनस है, यानी प्लस माइनस का साइन तो दे ही रखा है इन्होंने, हमें तो सर वैल्यू चेक करनी है। तो सिंपल फॉर्मूला रखकर कर लेते हैं। तो kp cos θ, k तो हो गया 9 × 10⁹, p की वैल्यू 4 × 10⁻⁻6 है, cos θ 1 हो गया अपॉन r²। r कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है, यस 2 मीटर दे रखा है, तो 2 × 2, तो ये 2 से 4 कट गया, तो ये आ गया 9 × 10⁻³ जो कि पहला स्टेटमेंट ट्रू बता रहा है, पहला ट्रू है सर, बिल्कुल। और दूसरा फॉल्स है क्योंकि ये 2 नहीं आ सकता है, ये डबल दिखाया, हाँ। अगर ये 2 ना होता बच्चों तो kp/r³, r², kp/r², एक्सियल पॉइंट। हाँ तो सर इसका आंसर क्या जाएगा? स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, बिल्कुल, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, थर्ड ऑप्शन सही। ठीक है बच्चों, तो देखो मतलब थोड़ा सा स्मार्टली आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा सर, केवल रटा के काम नहीं चलेगा, मतलब थोड़ा सा तो समझदारी दिखानी पड़ेगी बच्चे को।
सर यहाँ पर भी मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सर। मतलब रोलिंग इस बार सिलेबस में नहीं थी सर। और रोलिंग का क्वेश्चन इन्होंने रोलिंग वर्ड यूज किया है। हाँ, रोलिंग वर्ड यूज किया है। या तो ये बता देते कि भाई हम ऐसे मोशन की बात कर रहे हैं जिसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन कुछ इस तरह से मिक्स किया गया है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी स्लिपिंग नहीं हो रही। हाँ, स्लिपिंग नहीं हो रही, या तो इस तरह से बताते हैं। क्योंकि सर बच्चा रोटेशन जानता है, ट्रांसलेशन जानता है, लेकिन रोलिंग सिलेबस से आपने हटा दिया था, तो ये क्वेश्चन उन्हें नहीं देना चाहिए था। ये बात अलग है कि हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, बच्चा भी इसको सॉल्व कर लेगा, लेकिन सर एक बात होती है ना कि कंफ्यूजन आगे के लिए बढ़ जाता है कि भाई ऐसे तो आप जो चीज डिलीटेड सिलेबस है वहां से भी दे दोगे क्वेश्चन। हाँ, तो अगले साल का बच्चे क्या पढ़े। हाँ, पर मतलब उसमें पर उसमें फिर भी सर हम तो यही रिकमेंड करेंगे भाई सिलेबस के साथ ही चलो। क्योंकि एक आध क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक क्वेश्चन के चक्कर में सर हम कितना बर्डन लेके माथे पे पूरा बहुत बोझ बढ़ जाएगा। बिल्कुल, तो आप तो बस सिलेबस के साथ चलो, बाकी उसको सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, यहाँ की वेलोसिटी तो 0 होती है, याद ही है सर। ये तो आप क्या बताएं, ये v होता है, ये 2v होता है। तो p पॉइंट की स्पीड ज्यादा होगी, q की कम होगी, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाए। बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है बच्चों ये। आगे बढ़ते हैं सर, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब कैपेसिटर का। हाँ, और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बच्चे को। हाँ, मतलब कैपेसिटर और सर यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब ये जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन कैपेसिटर लगा कर ही दे रखा है। हाँ, बिल्कुल। तो बच्चों यहाँ पर सीधा यार अगर आप देखो तो भाई एक कैपेसिटर है, ठीक है, और यहाँ पर आप जानते हो बच्चों कि वायर में कौन सी करंट चलती है सर, कंडक्शन करंट चलती है। कंडक्शन करंट के चलने से बच्चों आपको पता है लगातार यहाँ पर चार्ज का अमाउंट इंक्रीज करेगा, है ना, चार्ज का अमाउंट बच्चों इंक्रीज करेगा। अच्छा, चार्ज इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर फील्ड इंक्रीज करेगी, और आपको पता है जहां पर भी बच्चों वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट आती है। और सर ये चीज तो मतलब बोर्ड एग्जाम तक में मतलब पूछी जाती है, तो आपको पता है बच्चों करंट इसी डायरेक्शन में होगी, है ना। जो वायर में करंट चल रही है वो कंडक्शन करंट है, लेकिन दो प्लेट के बीच में वैक्यूम में जो करंट चल रही है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और दोनों की वैल्यू सेम होती है। हाँ, मैग्नीट्यूड भी सेम है बच्चों, डायरेक्शन भी सेम है, और सर इसी को हम लोग कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट भी कहते हैं कि जहां पर तुम्हें ये वायर खत्म होता दिख रहा है वहां भी एक नई करंट चालू हो गई जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कह रहे हैं। सर इसका आंसर क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट सेम मैग्नीट्यूड की होगी I, और सेम डायरेक्शन में भी होगी बच्चों। तो सर मुझे लगता है ये क्वेश्चन शायद ही बच्चों का गलत हुआ, मतलब अगर पढ़ के गया बच्चा तो करके आया होगा। राइट है। हाँ, अगर नहीं पढ़ के गया फिर तो सर बात ही अलग है। अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मतलब सर इतना छोटा चैप्टर और दो क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपसे पूछा गया एक तो फ्री स्पेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हाँ इज नॉट, और एक ये फ्री स्पेस। हाँ, ये वैसे तो अंडरस्टूड इसमें थोड़ा चेंज कर देते, मीडियम ला देते, तो यहाँ म्यू नॉट हटा देते, मतलब 0 हटा देते थोड़ा सा, या कई बार वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन देके वेलोसिटी पूछ लेता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ऑप्शन में सी के साथ वी भी रख देता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ चल रही है, वो या तो निकालना पड़ेगा या उसने दे रखा फ्री स्पेस में चल रही है। तो बच्चों यहाँ पर तो सीधा आपसे पूछा है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड नहीं है, मतलब ये चीज ध्यान देनी है। तो ट्रांसफर्स होती है सर नेचर में, पता है, बिल्कुल सर। एनर्जी डेंसिटी दोनों में सेम होती है, और ये स्पीड वैक्यूम में चल रही, इसलिए इसी स्पीड से चलेगी। तो ये तीनों तो राइट है। हाँ। अब दे ओरिजिनेट फ्रॉम ए चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती सर अपने को पता है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज का होना जरूरी है, ऑसिलेटिंग चार्ज का होना जरूरी है, तो बेटा कांस्टेंट स्पीड से चल रही, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई रिलेशन नहीं है, तो फोर्थ आंसर सर इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। मैग्नीफाइंग पावर FO/FE कितनी बार ये बताया गया, YouTube तक के सेशन में भी हमने ये बोला कि भाई देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन लंबा पड़ता है, वो शायद ही आए, लेकिन टेलीस्कोप का क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा है और सीधा सर पूछा गया है, तो FO/FE लगाओ, अपना आंसर पाओ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हीटर का क्वेश्चन है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन है। हाँ, तो सर ये भी सीधा क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है कि अगर सीरीज में ले रहे हैं तो पावर P1 P2 by P1 plus P2 हो जाएगी, और अगर पैरेलल में रख रहे हैं तो पावर P1 plus P2 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखो तो सीरीज में, सर पहले इन्होंने सीरीज में जोड़ा है, तो P1 P2 by P1 plus P2 से देखोगे तो 1 into 2 डिवाइडेड बाय 1 plus 2, तो सर ये आ गया 2/3, ठीक है। और दूसरे में सर अगर हम देखें तो पैरेलल जोड़ रखा है, पैरेलल में बच्चों सीधे पावर ऐड हो जाती है, यानी कि 1 plus 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3।
अब बच्चों आपको रेशियो फाइंड करना है सीरीज अपॉन पैरेलल का। तो सीरीज के लिए बच्चों क्या हो गया 2/3, पैरेलल के लिए 3, तो सर ये हो गया सीधा सीधा 2/9, यानी कि सेकंड आंसर बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सर ये भी सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। पीवी कर्व है, कर्व नहीं दे रखा है यहाँ पे, कर्व अच्छा यहीं तक था, तो हम 40 तक करते हैं, 40 तक करते और हैं, लेंगे 10 और सर इनसे कहते हैं तो ये लापरवाही है। नहीं पहले सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और सर इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम का कर्व दे रखा है, मतलब 3 कर्व दे रखे हैं। और सर यहाँ पर पूछा गया था कि जो प्रेशर है वो कहाँ पर ज्यादा होगा कहाँ पर कम होगा। तो सर बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। हाँ केटीजी का क्वेश्चन है, और ये डायरेक्ट ये डॉटेड लाइन बेसिकली पासिंग थ्रू ओरिजिन है, बेसिकली ये डॉटेड लाइन जो आपको दे रखी है, हाँ। इस तरीके से ओरिजिन से पास आउट हो रही है, हाँ। इस तरीके से ये जो डॉटेड लाइन आपको यूं बता रखी है। तो ये आपसे कह रहा है P1 P2 P3 को कंपेयर करना है। तो P1 P2 P3 को कंपेयर करने के डायरेक्ट PV बराबर NRT यूज कर लेते हैं बच्चों। तो ये देखिए PV इज इक्वल टू NRT। अब T y एक्सिस पे दे रखा है, तो T इज इक्वल टू P अपॉन NR मल्टीप्लाई बाय V। और ये जो ग्राफ है डॉटेड लाइन, ये y बराबर mx की कर्व है। मतलब सर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि मतलब अगर टेम्परेचर को y एक्सिस पर रखें, वॉल्यूम को x एक्सिस पर, तो ये आ जाएगा स्लोप। और स्लोप सर यहाँ पर सीधे सीधे प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, या फिर हम कह सकते हैं प्रेशर सर यहाँ पर स्लोप के प्रोपोर्शनल है। तो सर जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा बच्चों यहाँ पर प्रेशर होगा। तो सबसे ज्यादा प्रेशर बच्चों यहाँ पर P1 होगा, फिर उससे कम P2, फिर उससे कम P3। डायरेक्ट फोर्थ आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल, फोर्थ ऑप्शन हो गया। अब ये क्वेश्चन 1D का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा और आसान क्वेश्चन है। हाँ, आसान क्वेश्चन है। हाँ, तो VT कर्व दे रखा है, AT कर्व आपसे पूछा है। डायरेक्ट VT कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखिए यहाँ पे तो VT कर्व का स्लोप 0 है, बिल्कुल, तो एक्सेलरेशन भी 0 आएगा। मतलब सर यहाँ से यहाँ तक तो वेलोसिटी ही 0 है। हाँ, बेसिकली वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा। 0 रहेगा। तो सर देखें तो फर्स्ट पार्ट पे तो सभी में 0 दे रखा है। इसके बाद सर अगर हम देखें यहाँ पर सर इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव स्लोप, अच्छा स्ट्रेट लाइन का स्लोप बच्चों कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर वेरिएबल दे रखा है। तो सर ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। और ये नेगेटिव हो गया, नहीं हो सकता। तो यही आंसर, ये वाला बच्चों सीधा सीधा आंसर यहाँ पर करेक्ट है। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है सर। बिल्कुल, ये सर बढ़िया क्वेश्चन था। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये बच्चों को सर समझाना चाहिए ढंग से थोड़ा। हाँ, दिमाग लगा के। तो आप बताएंगे? नहीं सर आप बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का है और ब्रिज बैलेंस पूछा है बच्चों इसमें। कैन अचीव सर, ये बड़ी मतलब कैन अचीव बैलेंस, कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस, ये आपसे पूछा गया है। अब कैन अचीव का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये देखिए डायोड भी लगा रखा है यहाँ पे। तो एक तो हमें ये चेक करना है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में हो, बिल्कुल है ना, तभी जो वायर्स हैं उसमें करंट फ्लो हो पाएगी और तभी वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन पाएगा। अदरवाइज तो वहां करंट ही फ्लो नहीं होगी, तो बायस में तो बच्चों करंट फ्लो होगी ही नहीं, तो वो सर्किट का पार्ट ही नहीं होगा। तो पहले सर रिवर्स बायस वाले हटा लेते हैं। हाँ, रिवर्स बायस वाले हटा लेते हैं। तो ये देखिए बैटरी का यहाँ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हाँ, बैटरी का यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये जो है ये रिवर्स बायस में आ गया आपका। हाँ, क्योंकि बच्चों यहाँ देखो तो P जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट है, तो रिवर्स बायस हो गया, तो ये तो सर हो ही नहीं सकता। हाँ, और इसी तरह से बच्चों यहाँ पर देखें तो ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये बच्चों यहाँ पर N जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा है, यानी P नेगेटिव से जुड़ा है, तो सर ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता है। अब यदि यहाँ देखें तो ये देखिए ये अब यहाँ पे डायोड को आपको क्या है, डायोड ये आइडियल डायोड नहीं है, ये रियल डायोड है। और रियल डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है लगभग फॉरवर्ड बायस में बेटा कुछ ना कुछ तो होता है रेजिस्टेंस, लगभग 0 से 150 ओम तक हम कहते हैं, ले सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ देखें तो ये दोनों सर पैरेलल में हो गए। लेकिन सर यहाँ बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि बच्चों जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो छोटे वाले से भी छोटा होता है। तो ये वैल्यू तो 5 से भी कम हो जाएगी, तो रेशियो बैलेंस नहीं हो पाएगा। 1:1 है या 15:2, ये वैल्यू तो
5 से भी कम हो गई, तो ये भी आंसर नहीं है। सर यहाँ का रेशियो 1:1 है, तो यहाँ का भी रेशियो 1:1 होना चाहिए था। हाँ। यानी कि ये 15 है तो इसका इक्विवेलेंट भी 15 होना चाहिए था। जबकि ये 5 है तो हम चाहे कुछ भी लगा ले आएगा तो 5 से कम ही आएगा। हाँ, तो मतलब सर ये बैलेंस नहीं हो रहा है, ये बैलेंस तो नहीं हो रहा। 2 रिवर्स के चक्कर में मारे गए और एक बच्चों यहाँ पर साफ दिख रहा है कि बैलेंस नहीं हो रहा है, तो मतलब सर यही हो सकता है। यही हो सकता है। सर इस पे भी थोड़ा डिस्कस करते हैं कैसे। ये देखिए सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज में जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली ये 1:1 है, तो यहाँ भी 1:1 आ सकता है, यानी इस डायोड का रेजिस्टेंस 10 ओम लेना पड़ेगा। हाँ सर, ये 10 ले लेंगे तो 10 और 5 15 हो जाएगा, तो रेशियो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा। ये मतलब सर मुझे लगता है पूरे पेपर में यही एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, नया बनाने की कोशिश, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन दिया है और अच्छा क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये क्वेश्चन कितने लोगों ने सही किया, क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये अगेन आपके भाई x/2, हाँ, x/2 टाइम्स और x की वैल्यू पूछी है यहाँ पे, तो ये आपसे SHM का क्वेश्चन है। अगेन अ मास ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज 3 टाइम्स थ्राइस ऑफ इट्स ओरिजिनल मास, जबकि टाइम पीरियड पर तो मास का कोई इफेक्ट होता ही नहीं। मतलब बच्चों सीधा सीधा पता होना चाहिए कि भाई टाइम पीरियड क्या है, 2π√L/g, तो टाइम पीरियड बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अब इन्होंने बोला कि सर लेंथ को हमने हाफ कर दिया है। बेटा अगर तुम लेंथ को हाफ कर दोगे तो टाइम पीरियड 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेना है। लेकिन सर इन्होंने बोला है कि टाइम पीरियड x/2 टाइम्स हुआ है और हम बोल रहे हैं टाइम पीरियड 1/√2 टाइम्स हुआ है, यानी कि सर ये ऐसा हो गया। भाई हम बोल रहे हैं इतना हुआ, ये बोल रहे हैं इतना हुआ है, तो बच्चों यहां से अगर आप देखो तो x की वैल्यू सीधा सीधा √2 दिखाई दे रही है, तो सर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर ये भी मतलब बढ़िया चीज थी, बढ़िया क्वेश्चन। हाँ बढ़िया चीज थी। चले आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम एनर्जी वाला है, ये मतलब कई जगह क्वेश्चन है, कई बुक्स में भी क्वेश्चन है, हमने भी कराया है क्वेश्चन कई बार। सर आपके तो नोट्स में सीधा सीधा क्वेश्चन था, वही उठ के आ गया, वही उठ के आया। तो क्वेश्चन ये है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास m एंड रेडियस r, ताकि सर्कुलर ऑर्बिट में एल्टीट्यूड दे रखा है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि एल्टीट्यूड दे रखा है 2r। मतलब बच्चों आपको सैटेलाइट को लॉन्च करना है, ये नहीं कि वहां जाके छोड़ा है, आपसे पहले सैटेलाइट नीचे आ गई। हाँ। तो लॉन्च करना है, घूमता रहेगा उस सैटेलाइट। मतलब सर उसके पास बाद में काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। हाँ, तो मतलब टोटल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, यानी इस सवाल को हमें एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा कि आप कहेंगे कि टोटल एनर्जी जो है वो सरफेस पर कितनी है, और वही टोटल एनर्जी जो होगी ऑर्बिट में होगी। अब सरफेस पर 2 एनर्जी है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और एक आपने जो दी है वो एनर्जी है, क्योंकि आप एनर्जी सरफेस पर ही उसको दे रहे हो काइनेटिक एनर्जी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m बाय r, ये तो पोटेंशियल एनर्जी होगी सैटेलाइट की, स्मॉल m मास है सैटेलाइट का, प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी जो आप दे रहे हो सैटेलाइट को, बराबर ऑर्बिट में टोटल एनर्जी होगी माइनस g कैपिटल M स्मॉल m 2। अब r की वैल्यू ऑर्बिट की रेडियस होती है और ऑर्बिट की रेडियस आपके पास 3r हो जाएगी। मतलब सेंटर से सर टोटल डिस्टेंस लेनी है यहाँ पर, यानी यही बच्चा गलती कर सकता है। बच्चों सर ने यहाँ पर जो टोटल लिखा है ना, उसका मतलब तुम काइनेटिक मत समझ लेना कि सर पोटेंशियल और काइनेटिक। मतलब यहाँ जो टोटल लिख रहा है इसका मतलब है कि भाई पोटेंशियल तो ये हो गई, काइनेटिक थी नहीं क्योंकि सरफेस पर रखा था, और जो एक्स्ट्रा हमने एनर्जी थी वो मिला के हमारा यहाँ पर टोटल कहने का मतलब। और एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी दी है हमने। हाँ, मतलब वो वैसे ही और इसमें सर अगर वर्क डन भी पूछता तो भी हम यहाँ लिख सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, पहला आंसर आ जाएगा 5/6। सर वैसे ही दिख रहा है 1 और 1/6 डिफरेंस आएगा बच्चों 5/6। 5/6 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, यहाँ पर मतलब बोला गया है कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल के सामने हम एक शीट रख रहे हैं। तो इन्होंने पूछा है कि सर किन किन चीजों में हमें फोर्स रिक्वायर्ड होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, कहां पर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा टू होल्ड द शीट। और सर मैग्नेटिक पोल जो है इसकी फील्ड वेरिएबल होगी सर। हाँ, वेरिएबल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। हम ये मान के चल रहे हैं कि सर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, तो मतलब ये चीज सर थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है एक तरीके से। और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों अब हम देखते हैं क्या क्या रखा हुआ है। चलिए सर चेक करते हैं। पहला लिखा है सर होल्ड द शीट इफ इट इज मैग्नेटिक। हाँ, तो सर मैग्नेटिक तो पैरा भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, फेरो भी हो सकता है। हाँ, मतलब जिसमें पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उस शीट को हमने रखा है। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर कोई मैग्नेटिक शीट रखते हो
और वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों आपको पता है कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल अगर है तो उस पर फोर्स अप्लाई होगा। वैसे भी हम बताते हैं कि डाई मैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होता हाँ, है, ये बिल्कुल और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता हाँ, है। बिल्कुल। तो आपको यदि वहां होल्ड करना है तो फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया बिल्कुल सही है। उसके बाद सर कह रहे हैं अगर नॉन मैग्नेटिक है तो भी हमें लगाना पड़ेगा, तो ये बात तो जम नहीं रही सर। नॉन मैग्नेटिक में क्या होगा भाई, फोर्स कब लगेगा, जब दो मैग्नेट हो, एक तो ऑलरेडी आपको गिवन है बिल्कुल, और दूसरी मैग्नेट है ही नहीं। जब है ही नहीं, सिंगल मैग्नेट खुद पर फोर्स नहीं लगाता, लड़ाई झगड़ा भी करना तो दो आदमी चाहिए। सही बात है। तो ऑब्वियसली ये तो हो नहीं सकता। सर इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तो बोला गया है कि मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। सर अगर हम कंडक्टिंग शीट को दूर ले जाएंगे तो सर यहाँ पर वो फ्लक्स चेंज और एडी करंट और इस तरह की चीजें आएंगी। बिल्कुल, यदि हम दूर ले जाएंगे तो उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होंगी जो कि हमारे मोशन का अपोज करेंगे। तो हमें बच्चों वहां पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम देखें तो ये वाला सर, हाँ, ये वाला स्टेटमेंट राइट, सी वाला भी सही होगा। उसके बाद सर नॉन कंडक्टिंग दिया, तो नॉन कंडक्टिंग में तो और नॉन पोलर भी दे रखा है। तो नॉन कंडक्टिंग में किसी टाइप की एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब सर बड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। कांस्टेंट वेलोसिटी हाँ, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल। तो बच्चों ये वाला तो सर यहाँ पर तो फोर्स की जरूरत है नहीं। हाँ, तो मतलब ए वाला सही है, यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा और सी में। हाँ, तो बच्चों सेकंड ऑप्शन इसका यहाँ पर जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एसी से क्वेश्चन आया है। मतलब हम लोग बोलते हैं एसी से बेटा क्वेश्चन मिलना ही मिलना है तुम्हें, तो मिल गया। लो भाई, और पीक वैल्यू पूछी है। हाँ, पीक करंट बच्चों यहाँ पर आपको फाइंड करनी है। तो थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट तो है सर ये, क्योंकि इसमें एक्सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, एक्सी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये मैं आरएमएस वैल्यू दी है तो यहाँ से पीक निकालने के लिए √2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट एक्सी पहले निकाल लेते हैं। एक्सी इज इक्वल टू 1/c ओमेगा, और सी की वैल्यू आपको दे रखी 10 माइक्रोफैरड। तो 10 को नीचे और 10 की पावर 6 को ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर ले जा रहा हूँ सर, है ना। और 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ की वैल्यू 50 है बच्चों। यहाँ पर ओमेगा को हमने 2 पाई एफ लिख दिया है। तो ये आप देखिए, ये 100 और ये से 10 की पावर 3 टाइम्स कट जाएगा, यानी ये 1000 डिवाइडेड बाय पाई आ जाएगा ओम में। अब यदि हम पीक करंट देखें, आई नॉट इज इक्वल टू, तो ये √2 टाइम्स 210 डिवाइडेड बाय, अब ये वैल्यू लगभग हो जाएगी 3, मतलब 3 पॉइंट समथिंग मानेंगे तो लगभग 300 मान लो सर इसको। बिल्कुल सर भाई 3.14 है ना सर, तो लगभग यदि रफली हम इसको सॉल्व करना चाहें, पर ऑप्शन काफी पास दे रखे हैं, हाँ। फिर भी एक ट्राई करना तो बनता है। मतलब अगर हम ऐसे ही लिख दें सर, यहाँ पर 1000 लिख दें और पाई को ऊपर लिए जाए सर। चलो पाई को ऊपर ले चलते हैं, ऐसा करके देख लेते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तो सर इसको कैलकुलेट करना, नहीं बच पाएगा। हाँ, अब नहीं बच पाएगा भाई। इसको 1.4 चलो आपने ले लिया, ठीक है। हाँ, बट आगे तो सर इसको ये 3 फिर भी एक ट्राई कर लेता हूँ सर मैं, मेरी तरफ से, है ना। तो ये देखिए, यदि मैं इसको 300 मान लूँ, बिल्कुल, तो यदि मैं इसको 300 मान लूँ तो ये 210 था ना सर यहाँ पे। 210 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइडेड बाय 300, 0 से 0 कट जाएगा। अब √2 जो आपके पास आएगा 1.4 समथिंग आ जाएगा। यदि मैं से 10 मानता तो 1.4, 10 का 0.4 जो होगा 4 होगा सर। बिल्कुल सर। तो ये 8 हो जाएगा, यानी ये 29 समथिंग हो जाएगा। बिल्कुल, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मतलब मैं तो कर पा रहा हूँ सर कैलकुलेशन, मतलब इनके पार्ट पे जैसा भी ये चाहे मतलब कर लें। पर मैंने जो कहा मैं आपको समझा देता हूँ। √2 का मतलब 1.4, यदि 1 होता तो 21 ही होता। मैं 21 ही नहीं मान रहा, मैं इसको 10 मान रहा हूँ। 10 इंटू 1.4 होता तो 14 होता ना बच्चों। तो 10 में 4 जुड़ता तो 20 में 8 जुड़ेगा, तो 21 में 8 जोड़ के 29 समथिंग हो जाएगा। पर ये मतलब ये 1 के आसपास आएगा। 1 के पास ये 0.93 है। बाकी तो सर काफी दूर हो गए। हाँ, यूं समझा जा सकता है, पर अब बच्चे को तो करना ही पड़ेगा आप सर। वहां पर क्या होता है ना, इतना डर होता है दिमाग में। हाँ, डर होता है। हमारा एग्जैक्ट हाँ, इसको आपको एग्जैक्ट ही करना पड़ेगा। तो आप क्या करें बच्चों, इसको 3.14 ले लें, बिल्कुल, और √2 को 1.4 वही है, मतलब प्रॉपर सॉल्व कर लें, प्रॉपर सॉल्व कर लें। सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाँ, अगेन इलास्टिसिटी से क्वेश्चन आया है सर, मतलब सर थर्मल elasticity और स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस दोनों मिला दिया है यहाँ हाँ, पर। थर्मल स्ट्रेस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है फॉर्मूला सर। बेस्ड क्वेश्चन है हाँ, तो थर्मल फोर्स की वैल्यू पूछी, क्या पूछा है सर? सर, कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स पूछा है, वाई ए अल्फा डेल्टा डेल्टा थीटा। या डेल्टा थीटा। हाँ, डेल्टा थीटा। हाँ, टेम्परेचर चेंज। तो इसको तो छोड़ सकते हैं, बस फॉर्मूला लिख सीधा दिया है, सीधा, सॉल्व हाँ, कर ले सीधा बच्चों, सीधा डायरेक्ट solve करना है। आंसर बिल्कुल, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगेन मैग्नेटिज्म से सर बहुत क्वेश्चन आए हैं इस बार, है हाँ, ना? मतलब बहुत ज्यादा। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, खासकर मैग्नेटिज्म से काफी क्वेश्चन आए हैं सर मतलब यहाँ पर इन्होंने एक आयरन बार लिया है जिसकी लेंथ L है। अब हमें पता है सर यहाँ पर इन्होंने बोला इसका मैग्नेटिक मोमेंट M है। तो भाई अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ पर मान लो -m और यहाँ पर +m, ये पोल स्ट्रेंथ हो गई, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है बच्चों वो M है। फिर बच्चों आप इसको मिड से इस तरह से बेंड कर रहे हो कि दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री वी शेप बन जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल 60 डिग्री ले लिया यहाँ पर। हाँ, ये एंगल 60 कर दिया है। और बच्चों आपको पता है ये भी L/2 हो जाएगा और ये भी L/2 हो जाएगा, और ये 60 है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, मतलब सर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल यदि इनको हाँ। मिलाएं, क्योंकि ये जो लेंथ आएगी ये L/2 आएगी, यही सर। तो पोल, मतलब ये डाइपोल मोमेंट में यही लेंथ चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट बच्चों यही है कि -m और +m के बीच की लेंथ आपको चाहिए। तो -m और +m के बीच की जो लेंथ आ रही है वो तो अब L/2 आ रही है, तो नया डाइपोल मोमेंट m/2 हो जाएगा। M/2 हो जाएगा, सीधा सीधा। बिल्कुल सर, बिल्कुल डायरेक्ट। वेक्टर से भी कर सकते हैं वेक्टर सर, से भी कर वेक्टर सकते से हैं, भी कर बिल्कुल। सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर देखेंगे, कैपेसिटर। कैपेसिटर का क्वेश्चन है, और कैपेसिटर में प्लेटों को दूर ले जाना, पास ले जाना, आई थिंक सभी बच्चे कर। बिल्कुल सर। हाँ, मतलब तुम्हें ये पता हो कि भाई कैपेसिटेंस क्या है, A/0/d। तो सारा खेल बच्चों यहाँ पर आने वाला है। तो क्वेश्चन कह रहा है बैटरी कनेक्टेड टू अ बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर। देखिए बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट रहेगा, और सेपरेशन बच्चों यहाँ पर कम की जा रही है, तो C बढ़ जाएगा सर। C बढ़ जाएगा, यानी हाँ। C बढ़ गया। अब Q बराबर CV लगा लेते हैं सर। हाँ। अब आप देखिए यहाँ पे C बढ़ रहा है, V कांस्टेंट है, तो Q भी बढ़ जाएगा। तो मतलब ये वाला सही है सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लेते हैं, E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ले लूं सर मैं, या V/d ले लें? ये नहीं लेना चाहें, चलिए V/d ले लेते हैं। एनर्जी भी पूछ रहा है सर सेकंड पार्ट में कि एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी। वो मैं सारी निकाल रहा हूँ सर। हाँ, सारे ही बता दीजिए सर बच्चों को, है ना? तो V तो कांस्टेंट है, D घटाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी लेनी है और V कांस्टेंट है तो हाफ आप CV, CV स्क्वायर ले सकते हैं, तो C बढ़ रहा है तो U बढ़ रहा एनर्जी है। भी बढ़ेगी। बस ये पांचों चीजें हो और गई, इन्होंने लिख रखा है सर एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो ये गलत हो ये गया। गलत हो गया। कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है, ये सही है ही। रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल, अब चार्ज टू पोटेंशियल ये C हो जाएगा, चार्ज टू पोटेंशियल क्या हो जाएगा C, और C तो बढ़ रहा है, ये कह रहा है सेम है, तो ये गलत हो गया। गलत है। उसके बाद सर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, तो वोल्टेज तो बेटा कांस्टेंट है और चार्ज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ये सही बढ़ेगा ही ये बढ़ेगा। सही हो तो जाएगा। मतलब सर A, C और E सही है, मतलब सर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर मतलब चीजें सिंपल है, लेकिन सर बच्चों से पूछा बहुत कुछ गया कि ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, सब कुछ चेक करा दिया गया। हाँ हाँ, और इसमें अब और कोई ट्रिक भी काम नहीं कर पा रही है थोड़ी। हाँ, मतलब इसमें ठीक है, अब आप C को देखोगे, अब C तक जाओगे तो एक बार चलो पूरा ही कर इसमें लें। लगभग से सारे कॉम्बिनेशन इन्होंने उठा हाँ लिए हैं। हाँ, एक हाँ ठीक है। हाँ, हाँ, मतलब अगर कोई C तो भी बहुत दो ज्यादा समय में बचा हाँ नहीं बचा पाएंगे, नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं बचा तो सारा ही करना हाँ पड़ेगा। हाँ, चेक करना पड़ेगा। अगेन ये डायमेंशंस का यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको देखें हम, तो ये देखिए फोर्स जो है वो दो टर्म में दे रखा है। यदि लेफ्ट साइड फोर्स है तो ये भी अपने आप में फोर्स होगा और ये भी अपने आप में फोर्स होगा। अब आपसे पूछा है कि द फैक्टर विच इज डायमेंशन लेस, मतलब बच्चों आपको इनमें से ये बताना है कि डायमेंशन लेस कौन सा होगा। तो यार एक बात बताओ, अगर अल्फा इंटू टी स्क्वायर न्यूटन है तो बेटा अल्फा खुद कितना हो जाएगा, न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, है ना, यूनिट से ही देख सकते हैं हम। इसी तरह से बच्चों बीटा इंटू टी यहाँ पर क्या है सर, न्यूटन है, तो बीटा क्या हो गया, न्यूटन पर सेकंड हो गया। इसको सर यूं लिख लें, न्यूटन सेकंड इनवर्स। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। और मतलब और ये न्यूटन सेकंड की पावर -1। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ देख लेते हैं हम कि ये सेकंड ऑप्शन तो साफ साफ दिखाई दे रहा है बस। मतलब यहीं से देख लें सर, न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, तो न्यूटन पर सेकंड, नीचे भी न्यूटन पर सेकंड कैंसिल हो गया सर, बस तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा बेटा। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है सर। बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन दिए गए।
तो बच्चों ये अपना पूरा डिस्कशन कंप्लीट होता है। 50 के 50 क्वेश्चन आपको बता दिए गए, ठीक है। और इसमें जो भी वैरायटी हो सकती है ना सर, मतलब इस मेथड से उस मेथड से और बच्चों के तरीके से भी, वो भी हमने बता दिए। तो बच्चों आप अपना फिजिक्स का स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर लिखिएगा, मतलब सर हम लोगों ने क्योंकि हमें ये नहीं कोशिश की है कि बस सॉल्यूशन बताओ, काम चलाओ, काम खत्म करो। मतलब कोशिश की है कि थोड़ा सा इसको मतलब इस तरह से डिस्कस किया जाए जैसे बच्चे हमसे पूछते हैं। हाँ, और बच्चों को फायदेमंद लगे, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपको ये फ्रूटफुल लगे। और इनफैक्ट यदि आप इस साल 12th में हैं तो 11th के पोर्शन को देख सकते हैं और उससे आप मतलब चीजों को समझ सकते हैं। ये कुछ नया पर लाने की कोशिश की गई है, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों कि कुछ नया लाने की कोशिश की गई है नीट एग्जाम में। और कुछ मतलब सर बहुत मेहनत की गई है, मतलब पेपर बनाने में ये श्योर है सर, मेहनत बहुत की गई है। मतलब ऐसे ही नहीं कि मतलब अभी तक के जो पेपर आ रहे हैं तो सर इसमें एक चेंज है और वो चेंज बच्चों उसी को दिखाई देगा जो सॉल्व करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों बस बढ़िया खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है।